जा रहा। योव गैलेंट बार बार इजराइल के मोर्चे पर जाते हैं, लेकिन इस बार उनका सैनिकों के बीच पहुंचना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि एहुद बराक ने इजराइल में खतरे की घंटी बजा दी है। אנחנו בעזה צריכים להשיג את שתי המטרות שלנו, גם לחסל את החמאס וגם להחזיר את החטופים, ואנחנו על העניין הזה בכל הכוח. במקביל לנושא הזה, אנחנו מסתכלים על כל הזירה, וזה אומר שבזמן שאתם נלחמים כאן בעזה, אנחנו נערכים גם לכל דבר שיכול לקרות בצפון. आपने देखा पहला न्यूज मेकर हमास चीफ याह्या सिनवार, जिसने जॉर्डन में हमास पार्ट 3 की शुरुआत कर दी है। आपने दूसरे न्यूज मेकर को देखा, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक, जिन्होंने दावा किया है कि गाजा और लेबनान मोर्चे पर इजराइल की 100% गारंटी है। अब देखिए तीसरे न्यूज मेकर हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनका दावा है कि अगर कमला हैरिस अमेरिका की अगली राष्ट्रपति बनी तो इजराइल 2 साल के अंदर पूरी तरह मिट जाएगा। इजराइल के मिटने और खत्म होने की चेतावनी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। If Kamala Harris wins, terrorist armies will wage an unceasing war to drive Jews out of the Holy Land, and you know it. And we've had a great relationship with Israel. वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल कुरिल्ला ने इजराइल की मिलिट्री लीडरशिप से मुलाकात की है। इस दौरान जनरल कुरिल्ला को बताया गया कि गाजा से लेकर वेस्ट बैंक में ऐसे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और साथ ही साथ ईरान के खतरे को लेकर भी बहुत सी बातें की गई है, क्योंकि ईरान ने अब तक हमास चीफ इस्माइल हानिया के मर्डर का बदला नहीं लिया है। ये मीटिंग साफ साफ बता रही है कि तेहरान को लेकर तेल अवीव में बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं। इस वक्त इजराइल और अमेरिका की ऐसी मीटिंग को लेकर सबसे ज्यादा अलर्ट ईरान है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने भी अपने कमांडरों को एक चेतावनी भरी सलाह दी है। खामनेई ने कहा है कि दुश्मनों पर कभी यकीन नहीं करना, चाहे समझौते को लेकर कितनी भी बातें क्यों ना की जाए। امید نبندیم. برای برنامه‌هامون منتظر موافقت دشمنان، کسانی که با ما این منافات نداره با اینکه با همون دشمن آدم در یه جایی تعامل هم بکنه، مانعی نداره، اما امید به اون نبندید، اعتماد به دشمن نداشته باشید। इसलिए पश्चिम एशिया के आसपास का इलाका इस वक्त उबल रहा है। क्या फारस की खाड़ी में कुछ बहुत बुरा होने वाला है? उबलते समंदर में कोई है जो तेजाब डालकर यहाँ युद्ध करना चाहता है? 4 देशों के नाम लिए जा रहे हैं। ये है ईरान, इजराइल, अमेरिका और रूस। ईरान के समंदर में बहुत बड़ी साजिश सितंबर के महीने में ही एक बड़ा युद्ध करवा सकती है। क्या सितंबर के महीने में ईरान और इजराइल के बीच बड़ा युद्ध होने वाला है और इसमें अमेरिका और रूस दोनों शामिल होने जा रहे हैं? अगले 48 घंटे ईरान और इजराइल दोनों के लिए बहुत अहम हैं। फिलहाल अगला एक्शन क्या होगा, इसका पूरा कंट्रोल ईरान के पास भी है और इजराइल के पास भी है। इजराइल में अमेरिकी जनरल कुरिल्ला का दौरा बताता है कि अमेरिका इस वक्त इजराइल को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकता है और इस फैसले के टारगेट पर हमास नहीं बल्कि ईरान होगा। टारगेट पर नेतन्याहू, मार दिया कमांडर वाडिया। जिस वक्त पूरे इजराइल में बंधकों की रिहाई को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे थे, ठीक उसी वक्त नेतन्याहू ने हमास के उस कमांडर को ठिकाने लगवा दिया है जिसने पैराग्लाइडर के जरिए 7 अक्टूबर 2023 को 22 से ज्यादा इजरायलियों को तड़पा कर मार दिया था। गाजा युद्ध को लगभग 350 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन ना तो हमास सरेंडर करने को तैयार है और ना ही नेतन्याहू जंग रोकने को तैयार है। हम आपको आज गाजा युद्ध की उस खूनी जंग का खौफनाक चेहरा दिखाने जा रहे हैं, जिसमें पिछले 24 घंटे में 37 से ज्यादा लोग अकेले गाजा में ही मारे गए हैं।
मारे गए 37 लोगों में हमास के 8 ऐसे लड़ाके हैं जिनके टारगेट पर सिर्फ नेतन्याहू थे। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हमास के पास 300 वर्ग किलोमीटर नहीं बल्कि 1500 वर्ग किलोमीटर इलाके के बराबर सुरंगें मौजूद हैं, जहां से अभी भी हमास के लड़ाके भयानक तरीके से इजरायली सेना, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं। हमास को अच्छी तरह से पता है कि अगर जंग रुक भी गई तो भी नेतन्याहू चुन चुन कर हमास के लड़ाकों को मारते रहेंगे। यही वजह है कि हमास आखिरी दम तक इजरायली सेना से जंग करना चाहता है। हमास की इसी सोच और मिशन को इस वक्त गजा में मौजूद 1.5 लाख इजरायली सैनिक बुरी तरह से कुचल रहे हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि पिछले 24 घंटे में हमास का कौन सा कमांडर गजा शहर में मारा गया है। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि गजा शहर में क्या हुआ है। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक गजा शहर के अल अहली अस्पताल के पास मौजूद हमास के अड्डे पर इजरायली सेना और शिन बेत ने मिलकर भयंकर हमला किया। दावा किया गया है कि इस हमले में हमास का कमांडर अहमद फावजी नासिर मोहम्मद वाडिया मारा गया है। खबरों के मुताबिक कमांडर अहमद फावजी नासिर मोहम्मद वाडिया के चारों तरफ इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेत ने जाल बिछाया था, जिसके बाद शिन बेत और आईडीएफ ने मिलकर गजा शहर में मौजूद अल अहली अस्पताल पर हमला किया। इजराइल सेना के जेट और घातक मिसाइलों से हुए घातक हवाई हमले में कमांडर अहमद फावजी नासिर मोहम्मद वाडिया समेत कई हमास के लड़ाके मारे गए हैं। रिकॉर्ड तोड़ हवाई हमला गजा टू वेस्ट बैंक। इजरायली सेना इस वक्त गजा से लेकर वेस्ट बैंक तक ताबड़तोड़ हमले कर रही है। जमीन और आसमान से इतने खूंखार हमले किए जा रहे हैं कि ईरान, मिस्र, तुर्की, लेबनान, यमन हर दिन इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन इधर खबरें ये भी आ रही हैं कि नेतन्याहू ने अपने टॉप कमांडरों को साफ समझा दिया है कि अगर हम सीज फायर करते हैं तो हमास को दोबारा जिंदा और अपनी ताकत हासिल करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए इजरायली सेना ने पिछले 8 दिनों से गजा और वेस्ट बैंक में हमले तेज कर दिए हैं। जरा देखिए पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने क्या कोहराम मचाया है। इजरायली सेना का सबसे बड़ा हमला और ऑपरेशन गजा शहर में अल अहली अस्पताल के पास हुआ है, जिसमें कमांडर अहमद फावजी नासिर मोहम्मद वाडिया मारा गया है। हमास के इस कमांडर के बारे में दावा किया जाता है कि इसी कमांडर ने अपने लड़ाकों के साथ मिलकर 7 अक्टूबर 2023 को 22 इजरायली नागरिकों को बुरी तरह से मारा था। इजरायली सेना का दावा है कि कमांडर वाडिया हमास की दाराज तुफा बटालियन में नुखबा अल कंपनी का कमांडर था। 7 अक्टूबर को कमांडर वाडिया पैराग्लाइडर के जरिए गजा सीमा से इजराइल में घुसा था। पैराग्लाइडर के जरिए घुसते ही इसने अंधाधुंध हमले शुरू कर दिए थे। इजराइल के मुशाब नेतिव हासारा में घुसते ही इसने और इसके लड़ाकों ने 900 लोगों की आबादी वाले कस्बे पर भयंकर हमले शुरू कर दिए थे। उस वक्त इसका एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। कमांडर वाडिया ने इजरायली तासा परिवार के घर पर भी हमला किया था। वहां फ्रिज से कोका कोला पीते हुए इस कमांडर ने पूरे घर का सफाया कर दिया था। यहाँ तक कि उस नरसंहार का वीडियो भी इसने फिल्माया था। कमांडर वाडिया और उसके साथियों ने मिलकर 12 साल के कोरेन, 8 साल के शाय और उनके पिता 46 साल के गिल ताजा की हत्या की थी। पहले बच्चों के सामने पिता की हत्या की गई और फिर बाद में बच्चों को मार दिया गया। الاحتلال الإسرائيلي قام باستهداف هذا مركز نماء في منطقة شارع أحمد ياسين. أسفر هذا الاستهداف عن عدد كبير من المصابين، جل المصابين حالتهم خطيرة جدا، وهناك ما يقارب شهدين تم انتشالهم، والعدد مرشح للزيادة. قوات الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة تستهدف بشكل مباشر مراكز اللواء ومراكز النزوح في قطاع غزة بشكل عام. لكن يعني لحد هذه اللحظة كما تشاهدون يعني طواقم الدفاع المدني وطواقم الخدمات الطبية تقوم بالبحث عن مصابين أو ناجين من تحت الأنقاض. इधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने 2 सितंबर को दो टूक कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर जंग नहीं रोकेंगे। नेतन्याहू ने गजा के दक्षिणी किनारे पर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से इजरायली सैनिकों को हटाने से साफ इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने एक बार फिर से हमास को जड़ से खत्म करने का ऐलान कर दिया है। השליטה בציר פילדלפי היא חשובה והיא אתגר מבצעי חשוב נגד ההברחות וההתעצמות.
हालांकि हमास के लड़ाके अभी भी आखिरी जंग के जरिए इजराइल से मुकाबला करने की कोशिश में जुटे हैं। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। इजरायली मिसाइल का धमाका कितना जबरदस्त है। गजा के नुसीरात में इजरायली मिसाइल का यह हमला अचानक हुआ था। जबरदस्त धमाके से कैमरा दूर जा गिरा, जबकि धमाके के बाद सैकड़ों लोग इमारत के आसपास देखे जा सकते हैं। दावा किया गया है कि इस धमाके में 27 से ज्यादा लोग मौके पर मारे गए। मलबे में लाशों को खोजते सैकड़ों लोगों को देखा जा सकता है। इजराइल का यह हमला अगस्त के आखिरी दिनों में हुआ था। लेबनान के हिजबुल्ला लड़ाकों ने इजरायल के किर्यात शमोना शहर को 70 रॉकेट धमाकों से दहला दिया है। सीरिया बॉर्डर पर भी इजरायल को खतरे के सिग्नल मिले हैं। अब इजरायल को डर है कि कहीं चौथे फ्रंट ना खुल जाए। लेकिन बड़ी खबर याह्या सिनवार की सुरंग से आई है, जो बेहद चौंका देने वाली है। रॉकेट से दहल गया इजराइल। किर्यात में आईडीएफ हेडक्वार्टर पर हमला। नसरल्लाह के कत्यूशा ने मचाया कोहराम। सिनवार के टनल वॉरियर एक्टिव। सिनवार ने दिखाया नरक शाप। एक घंटे के भीतर 65 रॉकेट धमाके। इजराइल का किर्यात शमोना धुआं हो गया। धमाके हिजबुल्ला फाइटर्स ने किए। निशाने पर इजराइल का बेस था। कत्यूशा रॉकेट की प्रहार से हिजबुल्ला ने आईडीएफ के सैन्य ठिकाने को तबाह करने का ऐलान किया है। वहीं इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्ला के रॉकेट अटैक को मजबूती से जवाब दिया गया है। ज्यादातर रॉकेट को हवा में ही तबाह कर इजराइल ने आग बुझाने का मिशन भी शुरू कर दिया है। हिजबुल्ला लड़ाकों के दागे गए रॉकेट रिहायशी बस्तियों में भी फटे हैं। हालांकि किसी भी तरह के जानी या माली नुकसान की खबर अभी तक नहीं आई है, मगर इजराइल का क्रोध लेबनान फ्रंट की जगह गजा में दिखने लगा है। गजा में जलते रॉकेट की आंधी थमने का नाम नहीं ले रही। बारूदी गुबार से ढकी गजा सिटी रह रहकर आग की लपटों में घिरती है, चीख पुकार मचती है और फिर इमारत काला खंडर बनती है। जमीन पर टैंक के गोले जलजला ला रहे हैं। आसमान से बरस रही मिसाइलें मौत बांट रही हैं। हमास लड़ाके आमने सामने के युद्ध में कहीं टिक नहीं पा रहे, मगर जो युद्ध हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ये जंग उतनी भर नहीं। असल लड़ाई जमीन के नीचे शुरू हो चुकी है। सुरंग में बैठे हमास की खूंखार पलटन भीषण पलटवार कर रही है। अपने बिलों से निकलकर हमास के स्लीपर सोल्जर कैसे कोहराम मचा रहे हैं, उसकी बस एक झलक देखिए। सुरंग से दबे पांव निकलते हैं हमास के बम स्क्वाड। इजराइल की फोर्स को करीब जाकर दहलाते हैं सिनवार के आत्मघाती हमलावर। इस घातक और विध्वंसक हमले का तोड़ अब तक नेतन्याहू की सेना तलाश नहीं पाई है। हमास के अकेले सुरंग वॉरियर्स के मुकाबला करने के लिए इजराइल को कितनी ताकत लगानी पड़ रही है, उसका सबूत ये वीडियो है। مجلس معرفی شده دولت وفاق ملی است. آمریکا که تو رأس این تهدید است. तेहरान में हुई मिडनाइट मीटिंग। ईरान के राष्ट्रपति ने पेश किया युद्ध प्लान। 10 साल जंग लड़ने का बजट तैयार। 15 लाख करोड़ से युद्ध करेगा ईरान। जंग मुहाने पर है,
बंदूकें शस्त्रागार से निकल चुकी हैं, तोपें बॉर्डर पर तैनात कर दी गई हैं, बारूद बिछाया जा चुका है, सिपाहियों ने घर अलविदा की चिट्ठी लिख दी है। मतलब माहौल खौल रहा है। ईरान मांग रहा है बदला। बदला इजराइल से, जिसने उसके घर में घुसकर हमास चीफ इस्माइल हानिया के चीथड़े उड़ा दिए, जिसने ईरान के पाले यमन के हूथियों का जीना हराम कर दिया है, जिसने उसके पोषित लेबनान के हिजबुल्लाह के खिलाफ बमबारी की है, और बदला मारे गए उन 40,000 फिलिस्तीनियों का जिसे ईरान बरसों से रसद और रकम देता रहा है। पूरी तैयारी है ईरान की। दिन, हफ्ते, महीने और साल नहीं, ईरान 10 साल तक इजराइल से लड़ने का प्लान तैयार कर चुका है। ईरान के नए राष्ट्रपति को सुनिए और समझिए कि जिस फंडिंग की उन्हें दरकार है वो उसका क्या करने वाले हैं। برای رشد 8% به 200 در حقیقت 22 میلیارد دلار 200 میلیارد دلار مثلا سرمایه گذاری نیاز داریم. بعضیا میگن 250 میلیارد دلار. ولی به هر حال سرمایه گذاری میخواد که اون رشد 8% ایجاد بشه. اینجا هستن برای اینکه مشکل مردم सुनने में किसी देश को रकम की जरूरत बहुत सामान्य है, लेकिन इसकी टाइमिंग समझिए, जिससे क्लियर हो रहा है कि ईरान इतने पैसों से क्या करने वाला है। इसे समझने के लिए आपको इजराइल और ईरान की सैनिक ताकत के सबसे अहम पहलू को समझना होगा। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के मुताबिक ईरान का रक्षा बजट 9.95 अरब डॉलर यानी करीब 83,000 करोड़ रुपए का है। इजराइल का रक्षा कवच कहे जाने वाले आयरन डोम की लागत करीब 3 लाख करोड़ रुपए है। इस हिसाब से जितना ईरान का रक्षा बजट है, उससे 3 गुना से ज्यादा कीमत सिर्फ इजराइल के आयरन डोम की है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के 2 अफसरों की हत्या के बाद ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलें इजराइल पर दागी थी, लेकिन इनमें से 99% हवा में ही तबाह हो गए, क्योंकि आयरन डोम की सुरक्षा दीवार को तोड़ नहीं पाए। लिहाजा ईरान के सामने बड़ी चुनौती है कि युद्ध छिड़ा तो ईरान इजराइल को कैसे तोड़ेगा। जाहिर है इसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा डायरेक्ट किसी से हथियार के लिए मांगा जाए तो कौन देगा। इसलिए ईरान के राष्ट्रपति ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया है। پولایی که هست رو بخوایم سرمایه گذاری کنیم تازه 100 میلیارد میتونیم سرمایه. پس ما 100 میلیارد دلار به سرمایه گذاری خارجی نیاز داریم برای اینکه به اون 8% برسیم. این چیزی است که باید برمیگرده به ارتباطات ما با خارج و به ایرانیانی که در خارجن و اینکه چگونه میتونیم این تعامل رو با همسایگان و با کشورها داشته باشیم که اون اهدافی که به دنبالشیم محقق بشه. देश की इकोनॉमी चाहे जितनी मजबूत हो, युद्ध की सूरत में उसका असर सीधा अर्थव्यवस्था पर होता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ईरान की जीडीपी 413.5 अरब डॉलर है, जबकि इजराइल की अर्थव्यवस्था 525 अरब डॉलर से कुछ ज्यादा है। इतने बड़े आर्थिक फर्क के साथ जंग में जाना ईरान के लिए भारी पड़ सकता है, इसलिए ईरान पैसा जुटा रहा है। इतना पैसा कि जंग जब छिड़े तो उसकी इकोनॉमी औंधे मुंह गिरे नहीं, उसे सैनिकों के साजो सामान खरीदने के लिए पैसों का कोई टोटा ना पड़े। अब सवाल है कि ईरान को पैसा देगा कौन? वो भी लाख 2 लाख करोड़ नहीं, बल्कि 15 लाख करोड़। क्या रूस करेगा ईरान को पैसों की मदद? क्या तुर्की से मिलेगा ईरान को पैसा? क्या चीन से आएगा ईरान को युद्ध लड़ने के लिए डॉलर? या उत्तर कोरिया करेगा पैसों की जगह हथियार से ईरान की मदद? इन सवालों का जवाब सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के पास है, या ईरान के राष्ट्रपति के पास, जो ईरान से बाहर गए लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो देश में पैसा निवेश करें। ما ایرانیانی که خارج داریم خیلی هاشون دلشون برای این مملکت میتپد. به هر دلیلی ما اونا رفتند و از ما ناراضی هم. ईरान इस वक्त कई मुश्किलों से जूझ रहा है। आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। तेल का निर्यात ईरान की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, लेकिन ट्रंप ने 2018 में ही ईरान के साथ हुई न्यूक्लियर डील से अमेरिका को बाहर कर लिया था। इस डील को तोड़ने के बाद ट्रंप ने ईरान पर कई नए तेल निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग जैसे प्रतिबंध लगाए थे।
डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान ईरान करीब 3 लाख बैरल तेल बेच रहा था, जो कि उसके आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए काफी कम था। जो बाइडेन के पद संभालने के बाद ईरान ने अपने तेल निर्यात में लगातार वृद्धि की। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अब ईरान प्रतिदिन 1.5 मिलियन बैरल तेल का निर्यात कर रहा है, जिससे सालाना करीब $30 बिलियन की कमाई करता है। प्रतिबंधों के बावजूद ईरान चोरी से अपना तेल बेचकर जरूरतें पूरी कर रहा है। इस काम में चीन उसका साथ दे रहा है। ईरान के कुल एक्सपोर्ट की 80% हिस्सेदारी चीन में जाती है। चीन ईरान से 15 लाख बैरल तेल हर दिन खरीद रहा है। ईरान के पास अच्छी क्वालिटी का तेल है, लेकिन बैन मुसीबत बना हुआ है। ऐसे में नए राष्ट्रपति की कोशिश है कि परमाणु बम बनाने के जिन आरोपों के चलते बैन लगा है, अमेरिका से उसमें ढील मिले। चीन और रूस जैसे देश इसमें उसका साथ दें, लेकिन ये कहां तक संभव है, ये एक बड़ा सवाल है। और इस बीच ईरान अरब वर्ल्ड में जिस लीडरशिप की चाहत रखता है, वो भी खतरे में पड़ गया है। कारण है इजरायल का ईरान के खिलाफ एक्शन, जिसमें इजरायल का साथी है अमेरिका। अमेरिका ईरान की ताकत से इसलिए भी परेशान है क्योंकि उसका दोस्त इजरायल खतरे में पड़ सकता है। इस बीच ईरान ने मिसाइल शक्ति को लेकर बड़ा दावा किया है। ईरान की मिसाइल शक्ति के बारे में दावा करने वाले ईरानी सैन्य कमांडर का नाम ब्रिगेडियर जनरल अब्बास अजीमी है, जो उत्तर पश्चिम ईरान में सेना वायु रक्षा बल के कमांडर हैं, जिनका कहना है कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें यानी सैम की रेंज के मामले में ईरान शीर्ष 6 देशों में शामिल हो गया है। ईरान हाल के वर्षों में एयर डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए जमकर पैसा लगा रहा है। इसके लिए ईरान ने दूसरे देशों में भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करने की कोशिश की है। ईरान ने इराक, सीरिया, लेबनान और यमन सहित दूसरे समूहों और देशों को भी मिसाइल टेक्नोलॉजी निर्यात की है। ज्यादातर ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों की एयर डिफेंस शक्ति सीमित है, लेकिन हाल के दिनों में वो तेजी से अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए हिजबुल्लाह ने पिछले 10 महीने में कई बड़े इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। ईरान अपने एयर डिफेंस को नए रेडार और दूसरी क्षमताओं से लैस करना चाहता है। कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ मिसाइलों की रेंज से ही शक्तिशाली नहीं बनता है, बल्कि उसमें खतरों का पता लगाने, उसके बारे में जानकारी जुटाने और मिसाइलों का सही लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम रेडार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इन सबके लिए पैसा चाहिए। 1979 से पहले ईरान अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करता था, क्योंकि ईरान के शाह अमेरिका के करीबी सहयोगी थे। उदाहरण के लिए ईरान पुराने अमेरिकी विमानों को उड़ाना आज भी जारी रखे हुए है। इससे ईरान की सेना को सोवियत और पश्चिमी दोनों तरह की तकनीक तक पहुंच बनाने में मदद मिली है, लेकिन इजरायल से मुकाबले के लिए ये तकनीक काफी नहीं है। ईरान इसीलिए अपनी ड्रोन ताकत बढ़ा रहा है। अमेरिका ये आरोप लगाता रहा है कि ईरान रूस को यूक्रेन के खिलाफ ड्रोन सप्लाई कर रहा है और बदले में रूस ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें दे रहा है। ईरान उन देशों में शुमार है जो इजरायल के अस्तित्व को अरबों की जमीन पर अतिक्रमण मानता है। इसके लिए ईरान इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह, हमास और हूथी विद्रोहियों को हर संभव मदद करता है। मदद करते करते ईरान वहां पहुंच गया है जहां इजरायल से युद्ध छिड़ने की नौबत आ गई है। जबकि ईरान की आर्थिक स्थिति देखें तो ईरान इस युद्ध को झेल पाने की स्थिति में नहीं है। लिहाजा ईरान के राष्ट्रपति पहले पैसा जुटा लेना चाहते हैं, ताकि जब युद्ध छिड़े तो मुल्क स्थिर रहे, अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी से नहीं है। तेल टैंकर में धमाका, हूथी का खूनी हमला। अगर इजराइल और अमेरिका हूथी लड़ाकों को अनाड़ी और कम खतरनाक समझते हैं, तो जरा लाल सागर का ये वीडियो देख लीजिए। हूथी ने ऐसा धमाका किया है कि इजराइल, अमेरिका और ग्रीस के होश उड़ गए हैं। हूथियों के इस हमले की हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे,
लेकिन पहले ये जान लीजिए हूथी ने इसी वक्त हमला आखिर क्यों किया है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस वक्त इजरायली सेना गाजा पट्टी, खान यूनुस और रफा में चुन चुन कर हमास के लड़ाकों को मार रही थी, उसी वक्त हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर लेबनान की तरफ से भीषण हमले कर रहा था। जिस वक्त इजराइल हिजबुल्लाह के 40 ठिकानों पर हमला करके उसके आधे से ज्यादा टॉप कमांडर्स को मार रहा था, ठीक उसी वक्त लाल सागर में यमन के हूथी विद्रोही नौसेना मिसाइलों से अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू युद्धपोत पर भीषण हमला कर रहे थे। मिडिल ईस्ट और पश्चिमी एशिया में इस वक्त इजराइल अमेरिका की शह पर कोहराम मचाए हुए है, लेकिन यह भी सच है कि ना तो हमास, ना ही हिजबुल्लाह और ना ही हूथी के लड़ाके हमला करने से चूक रहे हैं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ईरान, जो इजराइल के वजूद को खत्म करने पर आमादा है। हूथी पिछले 10 महीने से लाल सागर में इजराइल, अमेरिका, ग्रीस और पश्चिमी देशों को निशाना बना चुके हैं। हूथी ने फोड़ा 1.5 लाख मीट्रिक टन का बम। हम आपको दिखाते हैं हूथी ने कैसे ग्रीस के तेल टैंकर को धमाके में उड़ाया। खबर के मुताबिक ग्रीस का झंडा लगा हुआ एक तेल टैंकर जैसे ही लाल सागर से गुजरा, हूथी विद्रोहियों ने उस पर ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। खबरों में दावा किया गया कि जिस वक्त तेल टैंकर में हमले के बाद बारूदी धमाका हुआ, उस वक्त तेल टैंकर में कच्चा तेल लबालब भरा हुआ था। ग्रीस के तेल टैंकर में धमाका होते ही आग की लपटें आसमान छूने लगी। हूथी के इस हमले के बारे में और क्या जानकारी मिली है, जरा उसे भी जान लीजिए। खबरों के मुताबिक ग्रीस के तेल टैंकर पर हूथी ने किस तारीख को हमला किया था, इसकी पुष्टि ग्रीस की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन हूथी लड़ाकों ने दावा किया है कि लाल सागर में तेल टैंकर पर हुए हमले का एक वीडियो 22 अगस्त को फिल्माया गया, जबकि इस वीडियो को शुक्रवार यानी 24 अगस्त को हूथी की तरफ से जारी किया गया। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक लाल सागर में ग्रीक ध्वज वाले तेल टैंकर पर 3 बार आग लगी थी, जिसके बाद भयानक धमाका हुआ। यूरोपीय संघ की एजेंसियों की तरफ से यहां तक दावा किया गया कि जिस तेल टैंकर में जोरदार धमाका हुआ है, उसमें 1.5 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल भरा है, जो अब लाल सागर में बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तेल टैंकर पूरी तरह से तबाह हो चुका है, जबकि एक यूरोपीय युद्धपोत ने तेल टैंकर में मौजूद चालक दल के 25 लोगों को बचा लिया। वहीं हूथी कमांडर ने दावा किया कि हूथी इस तरह के और भी भीषण हमले लाल सागर में करता रहेगा। نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر وخليج عدن. العملية الأولى استهدفت سفينة سونيون النفطية التابعة لشركة تتعامل مع العدو الإسرائيلي، وانتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وقد أصيبت السفينة إصابة دقيقة ومباشرة أثناء إبحارها في البحر الأحمر. हम आपको हूथी से जुड़े 4 वीडियो दिखा रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यमन के हूथी लड़ाके आखिर क्यों इजराइल और अमेरिका के खून के प्यासे हो चुके हैं। पहले वीडियो को जरा गौर से देखिए, जहां हमास चीफ हानिया की तस्वीरों को लेकर हूथी लड़ाके और हानिया समर्थक जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। यमन में हुए इस प्रदर्शन में हजारों हूथी शामिल हुए। हाथों में हमास चीफ हानिया और हिजबुल्लाह के नंबर 2 रहे कमांडर फुआद शुक्र की तस्वीरें लेकर इजराइल से बदला लेने की कस्में खा रहे हैं। और अब आप दूसरी तस्वीर भी देखिए। इसमें हूथी लड़ाके गाजा में फिलिस्तीनियों की मौतों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की तादाद में हूथी AK-47 जैसे हजारों राइफलें और गन्स लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। और अब तक
गाजा युद्ध में मारे गए 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को लेकर के यहाँ भयंकर गुस्सा है। यमन की राजधानी सना में हुए इस प्रदर्शन में हूथियों ने हथियारों के साथ जबरदस्त प्रदर्शन किया। تعليقنا على استقبال الكونغرس الملعون نتنياهو قاتل الأطفال والنساء وموقف الكونغرس في استقباله وتصريحه بأننا نقول له إنما ازددنا عنفوانا وصلابة والشعب اليمني سوف يحدد نهايات ما بدأتموه وأننا بإذن الله تعالى سوف نكون خير سند وعون لإخواننا المجاهدين في हूथियों से जुड़ी तीसरी तस्वीर ने तो इजराइल के साथ साथ अमेरिका के भी होश उड़ा दिए हैं। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि हूथी अमेरिका के सबसे खतरनाक MQ-9 ड्रोन के मलबे पर खड़े हैं। हूथी लड़ाकों का दावा है कि उन्होंने अब तक अमेरिका के 4 MQ-9 ड्रोन को मिसाइल हमला करके गिरा दिया है। हूथियों के दावे के बाद से इजराइल तक घबरा गया है। यमन की राजधानी सना में शुक्रवार यानी 23 अगस्त को हूथियों ने ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया है जिसने ईरान तक को हैरान कर दिया। पानी में व्हील चेयर पर बैठा हूथी लड़ाका तक इजराइल और अमेरिका से गाजा और हानिया की हत्या का बदला लेने की कस्में खा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कह दिया है कि वो हूथियों के हर हमले का पूरा समर्थन आखिरी दम तक करेंगे। از مقاومت و همه گروه‌هایی که در محور مقاومت قرار می‌گیرند، همه کشورهایی که در حوزه مقاومت قرار می‌گیرند، یک اصل تغییر ناپذیر هست و ما به این سیاست اصولی خودمون ادامه خواهیم داد. قطعاً حمایت از مردم لبنان، حمایت از مردم فلسطین، مردم مظلوم فلسطین به خصوص در غزه، حمایت از مردم در یمن، حمایت از مردم در هر جای دیگر جهان اسلام به خصوص در حوزه محور مقاومت. हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाके जहां जमीन के जरिए ज्यादा हमले कर रहे हैं, तो वहीं हूथी विद्रोही समंदर के रास्ते हमले कर रहे हैं। और यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन में हूथी ठिकानों पर पिछले 3 से 4 महीने में कई दर्जन भयानक हवाई हमले किए हैं। हूथी विद्रोहियों का आरोप है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर के यमन के करीब 424 ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें कई दर्जन यमन के नागरिक भी मारे गए हैं। इस तरह का एक इजरायली हमला यमन में हूथी के ठिकानों पर हुआ था। 20 जुलाई को इजराइल ने 2000 किलोमीटर दूर यमन पर हमले किए। उसने पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा दिया। यमन के हूथी विद्रोहियों ने 19 जुलाई को इजराइल के तेल अवीव में ड्रोन से हमला किया था और उसका बदला नेतन्याहू ने खुद अपनी आंखों के सामने लिया, जिस वक्त इजराइल के फाइटर जेट F-35, F-16 यमन के होदेदा पर हमले कर रहे थे। उसकी एक एक लाइव तस्वीर नेतन्याहू लाइव देख रहे थे। जरा देखिए यमन के होदेदा शहर में इजराइल के बेहरम एयर स्ट्राइक से कैसी तबाही मची थी। तस्वीर नंबर 1 देखिए। यमन के होदेदा पोर्ट को इजरायली वायुसेना ने पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया था। दावा किया गया था कि यमन के इसी पोर्ट पर ईरान से हूथी विद्रोहियों के लिए घातक हथियार, ड्रोन और मिसाइलें आती है, जिन्हें इजरायली हमले में बर्बाद कर दिया गया। अब तस्वीर नंबर 2 को देखिए। इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स ने होदेदा शहर में मौजूद एक बड़े पावर स्टेशन पर भयानक हमले किए थे। पावर स्टेशन को मिसाइल और घातक बमों से पूरी तरह तबाह कर दिया गया था। तस्वीर नंबर 3 देखिए, जिसमें होदेदा शहर में मौजूद एक बड़े तेल डिपो पर जबरदस्त हमला इजरायली सेना ने किया था। इजराइल के हमले में तेल डिपो में भयानक आग लगी थी। आग की लपटें 200 से 300 मीटर तक उठती हुई साफ देखी जा सकती है।
मौके पर मौजूद सैकड़ों यमन के नागरिक इस बेरहम हमले से हुई तबाही का वीडियो बनाते रहे। מתחילת המלחמה הבהרתי שישראל תפגע בכל מי שיפגע בנו. ולכן מוקדם יותר היום כינסתי את הקבינט המדיני-ביטחוני. ביקשתי ממנו שיתמוך בהחלטה שהבאתי לתקוף את יעדי החות'ים בתימן. הנמל שתקפנו איננו נמל תמים. הוא שימש למטרות צבאיות, הוא שימש כנקודת כניסה לנשק קטלני שסופק לחות'ים על ידי איראן. והם השתמשו בנשק הזה כדי לתקוף את ישראל, לתקוף את מדינות האזור, לתקוף נתיב שייט בינלאומי, נתיב שייט מהחשובים בעולם. यही वजह है कि हूथी विद्रोही 20 जुलाई को यमन पर हुए इजरायली हमले का अब चुन चुन कर बदला ले रहे हैं और इसीलिए हूथियों ने ग्रीस के तेल टैंकर को धमाके से उड़ा दिया है। और अब देखना होगा कि हूथी के हमलों को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल आखिर क्या करते हैं। इकतीस जुलाई 2024, जिस दिन इजराइल ने तेहरान में हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मारा। ठीक उसी दिन इजराइल की कमांडो फोर्स ने हमास के कमांडर याहिया सिनवार को गजा में घेर लिया था। यानी इजराइल का टारगेट था दिन 1 31 जुलाई 2024, टारगेट 2 हानिया और सिनवार। लेकिन जब इजराइल के कमांडो दक्षिण गजा में उस सुरंग में पहुंचे जहां सिनवार के छुपे होने की खबर थी, तब तक सिनवार भाग चुका था। लेकिन वहां जो मिला उसे देखकर इजराइल की फौज दंग रह गई। इस सुरंग में सिनवार के पास थे 83 करोड़ रुपए। जी हां, 83 करोड़ रुपए उस सुरंग से मिले हैं जहां सिनवार छुपा हुआ था। सिनवार ने सुरंग में अपने पास रखी हुई थी इजरायली करेंसी शेकेल। इसकी कीमत $10 मिलियन बताई जा रही है और भारतीय करेंसी में देखा जाए तो ये 83 करोड़ हो जाते हैं। अब सवाल है कि सिनवार इतनी बड़ी रकम का क्या कर रहा था। सिनवार बहुत चालाक है। वो हमेशा से हमास का बहुत ही सियाना कमांडर माना जाता है। यही वजह है कि अब तक वो जिंदा है और इजराइल की सेना उसे लाख कोशिशों के बावजूद नहीं मार पाई है। इजराइल की इंटेलिजेंस से सिनवार के बारे में बहुत चौंकाने वाली बात पता चली है, जिसकी वजह से गजा में उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। सिनवार इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी मोबाइल या सैटेलाइट फोन जैसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं करता। अपने बमबाज दस्तों को मैसेज पहुंचाने के लिए वो ह्यूमन कुरियर सिस्टम यानी हमास के लड़ाकों को ऑर्डर देता है। लेकिन सिनवार जहां भी है, जैसा भी है, उसके सिर पर अब ऐसी जिम्मेदारी डाल दी गई है जो हमास का कोई और कमांडर उठाना नहीं चाहता था। एक तरह से याहिया सिनवार को ग्रेनेड का ताज पहना दिया गया है। इस ताज को पहनने का मतलब है कि सिनवार को मौत की दावत मिल चुकी है। सिनवार के ताज में सभी ग्रेनेड एक्टिव हैं। ये ग्रेनेड कब फटेंगे इसका फैसला इजराइल करेगा, क्योंकि हानिया की हत्या के बाद अब इजराइल का अगला टारगेट याहिया सिनवार ही है। सवाल है कि ग्रेनेड का ताज या कहें कि सिनवार को कफन पहनाकर हमास ने अपनी नई लीडरशिप को तैयार करने से पहले ही उसके खत्म होने का ऐलान कर दिया है। इजराइल की स्पेशल फोर्स का पूरा फोकस अब याहिया सिनवार पर है। वो गजा का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद याहिया सिनवार ही लाइमलाइट में है। इसीलिए गजा में उन सुरंगों को तलाशा जा रहा है जहां सिनवार के छुपे होने की खबर मिल रही है। इजराइल की फोर्स 24 घंटे इसी मिशन पर लगी हुई है। वो हानिया के बाद अब किसी भी हालत में सिनवार को मौत के घाट उतारना चाहती है। इजराइल की सेना बता रही है कि सिनवार का अगला ठिकाना वही होगा जहां इस वक्त मोहम्मद दाइफ है, जहां इस्माइल हानिया को पहुंचाया जा चुका है। यानी इजराइल ने एक नई कब्र तैयार कर ली है जिसे सिनवार के नाम बुक कर दिया गया है। दाइफ और हानिया के बाद तीसरी कब्र में सिनवार को पहुंचाने की तैयारी है।
यानी हमास की लीडरशिप को खत्म करने का पूरा प्लान तैयार है। Sinwar is an archi-terrorist responsible for one of the most horrible terror acts in history, the 7th of October. There is only one place for Yahya Sinwar. It's next to Muhammad Deif, next to Randur, next to Ayman Nofel, next to all the terrorists that were responsible for the 7th of October. This is the only place we are planning for Yahya Sinwar. इस वक्त याहिया सिनवार हमास की कई खतरनाक हमलावर टोलियों की कमान संभाल रहा है। इनमें हमास की खोपड़ी हंटर फोर्स सबसे खतरनाक है, जिसने नेतन्याहू की फौज को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमास का खोपड़ी हंटर गाजा में एक गोली से 2 इजरायली सैनिकों को मार चुका है। इजराइल के 2 सैनिक साथ बैठे हैं। तभी हमास का खोपड़ी हंटर गोली चलाता है और फिर एक नहीं 2 लाशें गिरती हैं। हमास का खोपड़ी हंटर ऐसा ही एक और हमला कर चुका है। वो 600 मीटर दूरी पर मौजूद इजरायली सैनिकों के झुंड पर एक गोली चलाता है। पहले आगे खड़ा हुआ इजरायली सैनिक गिरता है और फिर उसके पीछे खड़ा हुआ सैनिक लड़खड़ा कर गिर जाता है। इसके बाद इजरायली प्लाटून में अफरा तफरी मच जाती है। हमास का खोपड़ी हंटर फिर गोली चलाता है और तीसरे सैनिक को भी खत्म कर देता है। ऐसे ही एक हमले में हमास ने इस इजरायली टैंक कमांडर को मार डाला। इजराइल का एक और टैंक कमांडर हाथ उठाकर इशारा कर रहा था, तभी उस पर भी हमला होता है और वो गिर जाता है। हमास के खोपड़ी हंटर गाजा में मौजूद इजरायली सैनिकों पर चारों तरफ से हमला कर रहे हैं। यहाँ एक सैनिक पीछे से हुए हमले से मारा जाता है। ऐसे ही हमलों को तेज करने के लिए हमास ने याहिया सिनवार को अपना नया कमांडर बनाया है, लेकिन ये फैसला लेने में उसे 5 दिन लग गए। तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या 31 जुलाई को हुई और याहिया सिनवार को 6 अगस्त को हमास पोलित ब्यूरो का नया चीफ बना दिया गया। इन 5 दिनों में गाजा की सुरंगों से इजरायली सेना के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहे। सिनवार को बार बार बताया जाता रहा है कि अब हमास की कमान उसके हाथों में दी जा सकती है। हानिया के बाद हमास के पास उससे बेहतर कमांडर और कोई नहीं है। regard to Mr. Sinwar, he has been and remains the primary decider when it comes to concluding a ceasefire, and so I think this only underscores the fact that it is really on him to decide whether to move forward with a ceasefire that manifestly will help so many Palestinians in desperate need, women, children, men, who are caught in the crossfire of Hamas's making in Gaza. अमेरिका ने कहा है कि सीजफायर का फैसला करना अब सिनवार के हाथों में है, जबकि सच ये है कि उसे तो ग्रेनेड का ताज पहना दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि याहिया सिनवार को ग्रेनेड वाला ताज या कहें कि उसे कफन इसलिए पहनाया गया क्योंकि हमास के बाकी लीडर्स ने हानिया की मौत के बाद ये पद संभालना सही नहीं समझा, या फिर उन्हें भी एहसास हो गया कि इजराइल का अगला टारगेट वो होंगे। इसलिए बेहतर है कि ग्रेनेड वाला ताज सिनवार को पहना दिया जाए और ऐसे ही उसे हमास का नया चीफ नियुक्त कर दिया गया। जब सिनवार गाजा की सुरंगों से ऑपरेशन कर रहा था, तभी तेहरान से खबर आई कि हानिया की मौत एक धमाके में हो चुकी है। यह ऐसा हमला था जिससे ईरान के कई पावर सेंटर बुरी तरह हिल गए। हानिया की हत्या तेहरान में हुई और सदमा सबसे ज्यादा ईरान से जुड़ी उन ताकतों को लगा जो ईरान से बाहर है। गाजा में हमास बुरी तरह हिल चुका है। हाल ये है कि जब से हानिया की मौत की खबर गाजा में फैली है, वहां की सुरंगों में छुपा याहिया सिनवार रोज दहाड़े मारकर रोता है। अपने बॉस इस्माइल हानिया को याद करके सुरंग में मौजूद हमास का नया कमांडर याहिया सिनवार बहुत बेचैन हो जाता है। उसे पता चल गया है कि अगला नंबर उसका है। इजराइल अब सिनवार को भी नहीं छोड़ेगा। इस बात का एहसास पूरे हमास को हो गया है। क्या हानिया के मरने से गाजा में हमास की भी मौत पक्की है या उसकी लड़ाई जारी रहेगी? गाजा के अलावा दूसरा मोर्चा लेबनान बॉर्डर है, जहां हिजबुल्लाह बैरूत में इजरायली हमले के बावजूद लगातार आक्रामक है। लेकिन हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुकर की मौत से डबल झटका नसरल्लाह को भी लगा है। बैरूत के दहिया इलाके में अपने हेडक्वार्टर के तहखाने में बैठा हसन नसरल्लाह
अपने कमांडरों के साथ लगातार मीटिंग कर रहा है। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में न सिर्फ हानिया का मातम मनाया जा रहा है, बल्कि हिजबुल्लाह अपने कमांडर फवाद शुक्र को भी बहुत मिस कर रहा है। गाजा में हमास की ताकत उसकी लीडरशिप में रही है। हानिया गाजा में नहीं रहता था, लेकिन उसको मार डाला गया। अब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को भी मालूम है कि इजराइल को उसकी बेसब्री से तलाश है। بعد اغتيال الشهيد القائد سيد فؤاد حزب الله أيضا يرى نفسه ملزما بالرد، وإيران سترد وحزب الله سيرد، والعدو ينتظر ويترقب ويحسب كل صيحة عليه يحسبها هي الرد। ईरान के समर्थन वाली एक और ताकत है यमन। यमन में हूती विद्रोहियों को हुदैदा बंदरगाह में इजरायली मिसाइल वाला झटका लग चुका है। हुदैदा पोर्ट शोलों में जल चुका है, लेकिन यमन ने इसका बदला ग्रीस के फ्लैग वाले तेल टैंकर जहाज को टारगेट करके ले लिया है, ऐसा माना जा रहा है। देखिए हूती की एंटी शिप मिसाइल ने कैसे इस टैंकर जहाज को निशाना बनाया। ऐसे ही हमलों की वजह से गजा और इजराइल युद्ध और तेज होता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि कई फ्रंट एक्टिव हैं और हर फ्रंट पर एक नई जंग शुरू होने वाला बारूद मौजूद है। हिजबुल्लाह ने टारगेट सेट कर लिए हैं। हिजबुल्लाह के 10,000 रॉकेट वाली सुनामी किसी भी वक्त लॉन्च की जा सकती है। 10,000 रॉकेट को 10 मिनट में दागने का प्लान है। 10,000 रॉकेट से इजराइल के 10 मिलिट्री बेस को तबाह करने की तैयारी है। 10,000 रॉकेट से इजराइल को 10 साल का सदमा देना चाहता है हिजबुल्लाह। लेबनान और इजराइल के बीच ताजा हमलों के बाद युद्ध पक्का माना जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के टारगेट पर अब इजराइल के ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिसकी नेतन्याहू को उम्मीद भी नहीं थी। इजराइल के जिन मिलिट्री बेस को खतरा है उनके बारे में जानने से पहले देखिए हिजबुल्लाह का रॉकेट गोदाम, जो हमास के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पावरफुल बताया जाता है। हिजबुल्लाह के कत्यूशा रॉकेट की रेंज 25 किलोमीटर तक है। ये 10 सेकंड में टारगेट हिट करता है। इससे आगे हिजबुल्लाह के पास है फज्र 3 नाम का रॉकेट, रेंज है 45 किलोमीटर, टारगेट पर 35 सेकंड में पहुंचता है। हिजबुल्लाह के पास है फज्र 5 रॉकेट, जिसकी रेंज है 75 किलोमीटर, टारगेट पर 50 सेकंड में फटता है। हिजबुल्लाह के पास है खैबर रॉकेट, जिसकी रेंज है 100 किलोमीटर, टारगेट पर 75 सेकंड में फटता है। हिजबुल्लाह के पास है ज़िलज़ाल 2 रॉकेट, इसकी रेंज 200 किलोमीटर बताई जाती है। इसमें 600 किलो विस्फोटक फिट किया जा सकता है और ये 120 सेकंड में टारगेट पर पहुंच जाता है। यानी हिजबुल्लाह का रॉकेट का गोदाम पूरे इजराइल को कवर करता है। इसमें इजराइल का हर शहर रेंज में है। इजराइल को डर है कि उसकी राजधानी तेल अवीव सबसे बड़ा टारगेट है। इसके अलावा हाइफा का बंदरगाह खतरे में है। अशदोद और एश्किलॉन भी हिजबुल्लाह की रेंज में है। बीरशेबा शहर को भी हिजबुल्लाह अपनी रॉकेट रेंज में कवर करता है। लेकिन खतरा उत्तरी इजराइल में ज्यादा है, जहां हिजबुल्लाह के छोटी दूरी के रॉकेट भी कहर मचा रहे हैं। उत्तरी गोलान, दक्षिणी गोलान, ऊपरी गलील, निचली गलील, मध्य गलील, बीट शियान घाटी, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर इजराइल ने हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों को देखते हुए बहुत सी पाबंदियां लगा दी हैं। इन इलाकों में इजराइल के जितने मिलिट्री बेस हैं, सब हिजबुल्लाह के निशाने पर हैं। Close, so we can't go in the water with the kids, but it's okay. It's so dangerous, so it's okay. We are happy to be in Tel Aviv. We feel okay. I'm not scared, but it's better to go to the beach, but it's okay. We are going to do something else. इस वक्त लेबनान और इजराइल के मौत वाले बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का पूरा कंट्रोल नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह ऐसी मिसाइल फायर कर रहा है जिसके आगे इजराइल के टैंक अपनी तोप रगड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
हिजबुल्लाह ने निकाली हैं 3 बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये मिसाइल ईरान से सप्लाई की जाती रही हैं और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्लाह के पास बहुत बड़ा जखीरा है। रॉकेट हमलों के साथ साथ पिन पॉइंट अटैक के लिए हिजबुल्लाह एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। 3 तरह की इन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों में पहली है कॉर्नेट, जिसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन दहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्लाह के पास हैं। दूसरी है BGM-71-2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। ये अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्लाह को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉन्कुर्स, रेंज 4 किलोमीटर। ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तोसान नाम से तैयार की जाती है। ऐसी मिसाइलों से हिजबुल्लाह लेबनान इजराइल बॉर्डर पर लगातार अटैक कर रहा है और इजराइल के सामने हालात ऐसे हैं कि उसे रिएक्शन का वक्त भी नहीं मिलता। कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन वीडियो रिलीज करके इजराइल को चौंका दिया था। इस वीडियो में हिजबुल्लाह का एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन इजराइल के खुफिया ठिकाने में घुसकर वहां लगे कम्युनिकेशन टावर की करीब से वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। इजराइल के खिलाफ 416 लड़ाकों को खोने वाला हिजबुल्लाह बहुत भड़का हुआ है। ऐसा ही एक और वीडियो पूरे इजराइल में कोहराम मचा चुका है। हिजबुल्लाह दावा कर रहा है कि अब इजराइल के इंच इलाके और उसके बड़े ठिकानों की तफसील उसके पास है। उनकी सही लोकेशन और उनके बड़े राज उसके पास पहुंच चुके हैं। नए ड्रोन वीडियो में हिजबुल्लाह ने दिखाया है कि उसका एक ड्रोन इजराइल के ऊपर उड़ रहा है। 10 मिनट की इस फुटेज में ड्रोन इजराइल के कई शहरों पर उड़ा है। जो ड्रोन इजराइल में घुसा वो कई खुफिया ठिकानों की तस्वीर खींचकर वापस लेबनान ले गया। इजराइल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। ये ड्रोन उत्तरी इजराइल के किरियात शमोना, नहरिया, सफद, कारमील, अफूला शहरों से लेकर इजराइल के हाइफा पोर्ट तक उड़ता हुआ दिखाया गया है। 10 मिनट के वीडियो में हिजबुल्लाह ने दिखाया इजराइल का अंत। 10 मिनट के वीडियो में नसरल्लाह ने दिखाया अपना खुफिया मिशन। 10 मिनट के वीडियो में क्या हिजबुल्लाह ने खोज निकाला इजराइल का एटम बम। 10 मिनट के वीडियो में हिजबुल्लाह ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को दिया 440 वोल्ट का झटका। हिजबुल्लाह ने इजराइल को डराने वाला वीडियो जारी किया तो नेतन्याहू की सरकार के हाथ पांव फूल गए। अब तक हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में नेतन्याहू को बहुत बड़ा सदमा दिया है। हिजबुल्लाह का एक हमला इजरायली सेना के रुतबे पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है और अब हिजबुल्लाह की तरफ से जारी की गई ड्रोन फुटेज ने इजराइल के सामने बड़े खतरे की घंटी बजानी शुरू कर दी है। وهو يعرف أنه لن يكون هناك مكان في الكيان بمنأى عن صواريخنا ومسيراتنا। हाइफा पोर्ट पर इजराइल की नेवी का बेस है। यहाँ इजराइल नौसेना के शिप खड़े होते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने वाला सामान भी यहाँ बड़े पैमाने पर स्टोर किया जाता है। हाइफा पोर्ट के आसपास की पूरी टोह लेने वाले हिजबुल्लाह के ड्रोन ने इजराइल कैंप में खलबली मचा दी है। 10 मिनट के वीडियो में इस ड्रोन ने ऐसे ठिकानों को फिल्माया है जिसे देखकर नेतन्याहू को मोसाद समेत इजरायली सेना के हर कमांडर की मीटिंग बुलानी पड़ी। लेकिन इजराइल के सबसे बड़े खौफ को भी देखिए। छोटे मोटे रॉकेट्स के साथ हिजबुल्लाह के पास है M600 मिसाइल, जो ईरान के फतेह 110 मिसाइल की कॉपी कही जाती है। इसकी रेंज है 300 किलोमीटर। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास 700 किलोमीटर रेंज वाली स्कर्ट मिसाइल भी है और ये पश्चिम एशिया में अमेरिकी अड्डों को भी तबाह कर सकती है। Israel should protect herself immediately, strongly, and without any about the circumstances. It's very bad that we came to this point, but there is no other way. Israel should protect themselves. Israel should don't ask the world about their opinion. Israel should take any cautions to take care of the citizens. कुल मिलाकर इजराइल में डर बहुत ज्यादा है और वो इसे लेकर अलर्ट भी है। 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 34 दिन तक युद्ध चला था। तब इजराइल के 121 सैनिकों को मिलाकर 160 लोग मारे गए, जबकि हिजबुल्लाह के 250 लड़ाकों समेत लेबनान के 1200 लोगों की मौत हुई थी।
हम अपनी वीडियो लाइब्रेरी से 17 साल पहले लड़े गए इस युद्ध की तस्वीरें निकाल कर लाए हैं ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि इजराइल फिर से लेबनान का वही हाल कर सकता है जो वो इस बार गाजा का कर रहा है। इस वक्त इजराइल लेबनान बॉर्डर के करीब कई इलाके खाली हो चुके हैं। लेबनान में बॉर्डर के आसपास 60 किलोमीटर के दायरे में 30,000 की आबादी अपना घर छोड़कर जा चुकी है, लेकिन दहशत इजराइल में भी है। हाइफा जैसे बड़े शहरों में भी डर पसरा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि 2006 के मुकाबले हिजबुल्लाह इस बार 10 गुना ताकत से इजराइल पर हमले कर सकता है और अब उसकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि वो रोज इजराइल पर 1,500 रॉकेट से हमले अंजाम दे सकता है। כל יצור אנושי אמור לחיות וזכאי לחיות בבטחה ובשלום, וזה יותר חשוב ממי צודק. אם אנחנו או הם או הנוצרים, זה לא משנה מה, צריך לחיות בשלום. देखा जाए तो हिजबुल्लाह वो संगठन है जिसे ईरान से पूरी मदद मिलती है और ईरान हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करता आया है। लेकिन इजराइल ने अगर हिजबुल्लाह का हाल हमास जैसा करने का फैसला किया तो लेबनान में साल 2006 वाले युद्ध की तबाही दोहराई जा सकती है। हमास और इजराइल का युद्ध बहुत से मोर्चों पर चल रहा है, लेकिन जिस फ्रंट पर सबसे ज्यादा आग लगी है उस मोर्चे पर 3 लोग बहुत बड़े न्यूज मेकर बन चुके हैं। इन्हें लेकर जो खबरें गर्म हैं, उसने नेतन्याहू को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। पहला है हमास चीफ याह्या सिनवार, जिसने जॉर्डन में हमास पार्ट 3 की शुरुआत कर दी है और यही इजराइल की सबसे बड़ी टेंशन है। दूसरे हैं इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक, जिन्होंने दावा किया है कि गाजा और लेबनान मोर्चे पर इजराइल की 100% गारंटी है। तीसरे हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनका दावा है कि अगर कमला हैरिस अमेरिका की अगली राष्ट्रपति बनी तो इजराइल 2 साल के अंदर पूरी तरह मिट जाएगा। सबसे पहले बात जॉर्डन की, जहां वेस्ट बैंक और एलएनबी ब्रिज क्रॉसिंग पर एक ट्रक ड्राइवर ने इजराइल के 3 सुरक्षा कर्मियों को गोलियों से भून डाला। ये ट्रक ड्राइवर जॉर्डन की तरफ से आया, अपनी गाड़ी से उतरा और बॉर्डर गार्ड्स पर गोलियां चलाने लगा। इस हमले में 3 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है, जबकि हमलावर भी जवाबी कार्रवाई में मारा गया। हमलावर जॉर्डन का माहिर अल जाजी एक ट्रक ड्राइवर था। उसे हमास ने अपना हीरो बताया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या जॉर्डन में हमास पार्ट 3 लॉन्च हो चुका है। ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अब नेतन्याहू के ऊपर 3 हमास मंडराने लगे हैं। गाजा में हमास पार्ट 1, वेस्ट बैंक में हमास पार्ट 2 और अब जॉर्डन में हमास पार्ट 3। इजराइल का तीसरा बड़ा दुश्मन बन चुका है। इन तीनों हमास से नेतन्याहू कैसे छुटकारा पाएंगे? इजरायली सुरक्षा कर्मियों पर हमले के बाद जॉर्डन की राजधानी अम्मान में लोग सड़कों पर उतर आए। इजराइल के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। सैकड़ों लोगों की भीड़ माहिर अल जाजी को अपना नायक बता रही है। फिलिस्तीन के लोग जॉर्डन में बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलिस्तीन को लेकर जॉर्डन में बड़ा समर्थन है और गाजा में बमबारी के खिलाफ यहां लगातार प्रदर्शन भी होते रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शन ने जॉर्डन की सरकार को भी हिलाकर रख दिया है। الأردنيين جاهزون لمعركة التحرير ولن يتخلفوا أن يكونوا جزءا من مشروع التحرير. الأردنيين ينظرون أنهم جزء من هذا المشروع، من هذا التحرير، وذلك نقول لنتنياهو لقد زال كيانكم، نقول لنتنياهو أن كيانكم زائل وأنه لا حل لكم إلا بالعودة إلى البلدان التي جئتم منها، لا مكان لكم في فلسطين. क्या जॉर्डन में अब इजराइल के खिलाफ नई चिंगारी शोलों में तब्दील होगी? क्या जॉर्डन की पब्लिक अपनी सरकार को इजराइल पर दबाव डालने के लिए मजबूर करेगी? क्या ये प्रदर्शन साबित करता है कि अब हमास का ऑपरेशन अब जॉर्डन से भी शुरू हो जाएगा? هذه العملية تؤكد أن هذه المعركة ليست معركة الفلسطينيين وحدهم، هذه معركة الأمة ومعركة الأردنيين، والتهديد لغزة وللضفة هو تهديد للأردن
وكما قال وزير الخارجية إنها إعلان حرب، فإن كانت إعلان حرب فماذا نحن فاعلون؟ أين التجنيد الإجباري؟ वेस्ट बैंक और जॉर्डन के बॉर्डर पर हुए हमले के बाद अम्मान और बाकी इलाकों में इजराइल के झंडे जलाए जा रहे हैं, लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। ये साफ साफ नेतन्याहू को मैसेज है कि उनके खिलाफ अब जॉर्डन में एक नया मोर्चा खुल चुका है, जिसे हमास पार्ट 3 कहा जा रहा है। अब तीसरे मोर्चे पर ऐसे हमलों को रोकना उनके लिए आसान नहीं होगा। ये बात नेतन्याहू से ज्यादा बाइडेन के लिए बहुत बड़े तनाव की वजह बन सकती है। फिलहाल पश्चिम एशिया की मीडिया में इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक के एक बयान से बहुत ज्यादा चर्चा है। इजराइल के हयोम अखबार को दिए इंटरव्यू में नेतन्याहू को लेकर के एहूद बराक ने बहुत सख्त बात कह दी है। एहूद बराक ने कहा है कि सच बहुत कड़वा है। इजराइल न 7 अक्टूबर को जीता, न इजराइल मौजूदा युद्ध जीत रहा है। सच्चाई ये है कि हम हार की चौखट पर खड़े हैं। अब इस बयान का मतलब क्या निकाला जाए, क्योंकि टारगेट पर तो साफ साफ नेतन्याहू हैं। युद्ध हारने वाली बात सुनकर इजराइल में तनाव बढ़ने लगा है। अपने पूर्व प्रधानमंत्री की बात ने नेतन्याहू और उनकी सरकार को बहुत बेचैन कर दिया है, और अब ये बेचैनी इजराइल की फौज में भी फैल सकती है, और यही सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए रक्षा मंत्री यो गैलेंट को गाजा के मोर्चे पर जाकर बताना पड़ा कि ऑल इज वेल, इजराइल युद्ध हारने नहीं जा रहा। यो गैलेंट बार बार इजराइल के मोर्चे पर जाते हैं, लेकिन इस बार उनका सैनिकों के बीच पहुंचना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि एहूद बराक ने इजराइल में खतरे की घंटी बजा दी है। אנחנו בעזה צריכים להשיג את שתי המטרות שלנו, גם לחסל את החמאס וגם להחזיר את החטופים, ואנחנו על העניין הזה בכל הכוח. במקביל לנושא הזה, אנחנו מסתכלים על כל הזירה, וזה אומר שבזמן שאתם נלחמים כאן בעזה, אנחנו נערכים גם לכל דבר שיכול לקרות בצפון. आपने देखा पहला न्यूज मेकर हमास चीफ याह्या सिनवार, जिसने जॉर्डन में हमास पार्ट 3 की शुरुआत कर दी है। आपने दूसरे न्यूज मेकर को देखा, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक, जिन्होंने दावा किया है कि गाजा और लेबनान मोर्चे पर इजराइल की 100% गारंटी है। अब देखिए तीसरे न्यूज मेकर हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनका दावा है कि अगर कमला हैरिस अमेरिका की अगली राष्ट्रपति बनी तो इजराइल 2 साल के अंदर पूरी तरह मिट जाएगा। इजराइल के मिटने और खत्म होने की चेतावनी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। If Kamala Harris wins, terrorist armies will wage an unceasing war to drive Jews out of the Holy Land, and you know it. And we've had a great relationship with Israel. वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल कुरिल्ला ने इजराइल की मिलिट्री लीडरशिप से मुलाकात की है। इस दौरान जनरल कुरिल्ला को बताया गया कि गाजा से लेकर वेस्ट बैंक में ऐसे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ ईरान के खतरे को लेकर भी बहुत सी बातें की गई है, क्योंकि ईरान ने अब तक हमास चीफ इस्माइल हानिया के मर्डर का बदला नहीं लिया है। ये मीटिंग साफ साफ बता रही है कि तेहरान को लेकर तेल अवीव में बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं। इस वक्त इजराइल और अमेरिका की ऐसी मीटिंग को लेकर सबसे ज्यादा अलर्ट ईरान है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने भी अपने कमांडरों को एक चेतावनी भरी सलाह दी है। खामनेई ने कहा है कि दुश्मनों पर कभी यकीन नहीं करना, चाहे समझौते को लेकर कितनी भी बातें क्यों ना की जाए। امید نبندیم برای برنامه‌هامون منتظر موافقت دشمنان، کسانی که با ما این منافات نداره با اینکه با همون دشمن آدم در یه جایی تعامل هم بکنه، مانعی نداره، اما امید به اون نبندید، اعتماد به دشمن نداشته باشید। इसलिए पश्चिम एशिया के आसपास का इलाका इस वक्त उबल रहा है। क्या फारस की खाड़ी में कुछ बहुत बुरा होने वाला है? उबलते समंदर में कोई है जो तेजाब डालकर यहाँ युद्ध करना चाहता है? 4 देशों के नाम लिए जा रहे हैं। ये है ईरान, इजराइल, अमेरिका और रूस। ईरान के समंदर में बहुत बड़ी साजिश सितंबर के महीने में ही एक बड़ा युद्ध करवा सकती है। क्या सितंबर के महीने में ईरान और इजराइल के बीच बड़ा युद्ध होने वाला है?
और इसमें अमेरिका और रूस दोनों शामिल होने जा रहे हैं। अगले 48 घंटे ईरान और इजराइल दोनों के लिए बहुत अहम हैं। फिलहाल अगला एक्शन क्या होगा, इसका पूरा कंट्रोल ईरान के पास भी है और इजराइल के पास भी है। इजराइल में अमेरिकी जनरल कुरिल्ला का दौरा बताता है कि अमेरिका इस वक्त इजराइल को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकता है और इस फैसले के टारगेट पर हमास नहीं बल्कि ईरान होगा। टारगेट पर नेतन्याहू, मार दिया कमांडर वाडिया। जिस वक्त पूरे इजराइल में बंधकों की रिहाई को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे थे, ठीक उसी वक्त नेतन्याहू ने हमास के उस कमांडर को ठिकाने लगवा दिया है जिसने पैराग्लाइडर के जरिए 7 अक्टूबर 2023 को 22 से ज्यादा इजरायलियों को तड़पा कर मार दिया था। गाजा युद्ध को लगभग 350 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन ना तो हमास सरेंडर करने को तैयार है और ना ही नेतन्याहू जंग रोकने को तैयार है। हम आपको आज गाजा युद्ध की उस खूनी जंग का खौफनाक चेहरा दिखाने जा रहे हैं जिसमें पिछले 24 घंटे में 37 से ज्यादा लोग अकेले गाजा में ही मारे गए हैं। मारे गए 37 लोगों में हमास के 8 ऐसे लड़ाके हैं जिनके टारगेट पर सिर्फ नेतन्याहू थे। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हमास के पास 300 वर्ग किलोमीटर नहीं बल्कि 1500 वर्ग किलोमीटर इलाके के बराबर सुरंगें मौजूद हैं, जहां से अभी भी हमास के लड़ाके भयानक तरीके से इजरायली सेना, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं। हमास को अच्छी तरह से पता है कि अगर जंग रुक भी गई तो भी नेतन्याहू चुन चुन कर हमास के लड़ाकों को मारते रहेंगे। यही वजह है कि हमास आखिरी दम तक इजरायली सेना से जंग करना चाहता है। हमास की इसी सोच और मिशन को इस वक्त गजा में मौजूद 1.5 लाख इजरायली सैनिक बुरी तरह से कुचल रहे हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि पिछले 24 घंटे में हमास का कौन सा कमांडर गजा शहर में मारा गया है। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि गजा शहर में क्या हुआ है। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक गजा शहर के अल अहली अस्पताल के पास मौजूद हमास के अड्डे पर इजरायली सेना और शिन बेत ने मिलकर भयंकर हमला किया। दावा किया गया है कि इस हमले में हमास का कमांडर अहमद फावजी नासिर मोहम्मद वाडिया मारा गया है। खबरों के मुताबिक कमांडर अहमद फावजी नासिर मोहम्मद वाडिया के चारों तरफ इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेत ने जाल बिछाया था, जिसके बाद शिन बेत और IDF ने मिलकर गाजा शहर में मौजूद अल अहली अस्पताल पर हमला किया। इजराइल सेना के जेट और घातक मिसाइलों से हुए घातक हवाई हमले में कमांडर अहमद फावजी नासिर मोहम्मद वाडिया समेत कई हमास के लड़ाके मारे गए हैं। रिकॉर्ड तोड़ हवाई हमला गजा टू वेस्ट बैंक। इजरायली सेना इस वक्त गजा से लेकर वेस्ट बैंक तक ताबड़तोड़ हमले कर रही है। जमीन और आसमान से इतने खूंखार हमले किए जा रहे हैं कि ईरान, मिस्र, तुर्की, लेबनान, यमन हर दिन इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन इधर खबरें ये भी आ रही हैं कि नेतन्याहू ने अपने टॉप कमांडरों को साफ समझा दिया है कि अगर हम सीज फायर करते हैं तो हमास को दोबारा जिंदा और अपनी ताकत हासिल करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए इजरायली सेना ने पिछले 8 दिनों से गजा और वेस्ट बैंक में हमले तेज कर दिए हैं। जरा देखिए पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने क्या कोहराम मचाया है। इजरायली सेना का सबसे बड़ा हमला और ऑपरेशन गाजा शहर में अल अहली अस्पताल के पास हुआ है, जिसमें कमांडर अहमद फावजी नासिर मोहम्मद वाडिया मारा गया है। हमास के इस कमांडर के बारे में दावा किया जाता है कि इसी कमांडर ने अपने लड़ाकों के साथ मिलकर 7 अक्टूबर 2023 को 22 इजरायली नागरिकों को बुरी तरह से मारा था। इजरायली सेना का दावा है कि कमांडर वाडिया हमास की दाराज तुफा बटालियन में नुखबा अल कंपनी का कमांडर था। 7 अक्टूबर को कमांडर वाडिया पैराग्लाइडर के जरिए गाजा सीमा से इजराइल में घुसा था। पैराग्लाइडर के जरिए घुसते ही इसने अंधाधुंध हमले शुरू कर दिए थे। इजराइल के मुशाब नेतिव हासारा में घुसते ही इसने और इसके लड़ाकों ने 900 लोगों की आबादी वाले कस्बे पर
भयंकर हमले शुरू कर दिए थे। उस वक्त इसका एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। कमांडर वाडिया ने इजरायली तासा परिवार के घर पर भी हमला किया था। वहां फ्रिज से कोका कोला पीते हुए इस कमांडर ने पूरे घर का सफाया कर दिया था। यहाँ तक कि उस नरसंहार का वीडियो भी इसने फिल्माया था। कमांडर वाडिया और उसके साथियों ने मिलकर 12 साल के कोरेन, 8 साल के शाय और उनके पिता 46 साल के गिल ताजा की हत्या की थी। पहले बच्चों के सामने पिता की हत्या की गई और फिर बाद में बच्चों को मार दिया गया। الاحتلال الإسرائيلي قام باستهداف هذا المركز، مركز نماة في منطقة شارع أحمد ياسين. أسفر هذا الاستهداف عن عدد كبير من المصابين، جل المصابين حالتهم خطيرة جدا، وهناك ما يقارب شهدين تم انتشالهم، والعدد مرشح للزيادة. قوات الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة تستهدف بشكل مباشر مراكز اللواء ومراكز النزوح في قطاع غزة بشكل عام. لكن يعني لحد هذه اللحظة كما تشاهدون يعني طواقم الدفاع المدني وطواقم الخدمات الطبية تقوم بالبحث عن مصابين أو ناجين من تحت الأنقاض. इधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने 2 सितंबर को दो टूक कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर जंग नहीं रोकेंगे। नेतन्याहू ने गजा के दक्षिणी किनारे पर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से इजरायली सैनिकों को हटाने से साफ इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने एक बार फिर से हमास को जड़ से खत्म करने का ऐलान कर दिया है। השליטה בציר פילדלפי היא חשובה והיא אתגר מבצעי חשוב נגד ההברחות וההתעצמות. हालांकि हमास के लड़ाके अभी भी आखिरी जंग के जरिए इजराइल से मुकाबला करने की कोशिश में जुटे हैं। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। इजरायली मिसाइल का धमाका कितना जबरदस्त है। गजा के नुसीरात में इजरायली मिसाइल का यह हमला अचानक हुआ था। जबरदस्त धमाके से कैमरा दूर जा गिरा, जबकि धमाके के बाद सैकड़ों लोग इमारत के आसपास देखे जा सकते हैं। दावा किया गया है कि इस धमाके में 27 से ज्यादा लोग मौके पर मारे गए। मलबे में लाशों को खोजते सैकड़ों लोगों को देखा जा सकता है। इजराइल का यह हमला अगस्त के आखिरी दिनों में हुआ था। लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजरायल के किर्यात शमोना शहर को 70 रॉकेट धमाकों से दहला दिया है। सीरिया बॉर्डर पर भी इजरायल को खतरे के सिग्नल मिले हैं। अब इजरायल को डर है कि कहीं चौथे फ्रंट ना खुल जाए। लेकिन बड़ी खबर याह्या सिनवार की सुरंग से आई है, जो बेहद चौंका देने वाली है। रॉकेट से दहल गया इजराइल। किर्यात में आईडीएफ हेडक्वार्टर पर हमला। नसरल्लाह के कत्यूशा ने मचाया कोहराम। सिनवार के टनल वॉरियर एक्टिव। सिनवार ने दिखाया नरक शाप। एक घंटे के भीतर 65 रॉकेट धमाके। इजराइल का किर्यात शमोना धुआं धुआं हो गया। धमाके हिजबुल्लाह फाइटर्स ने किए। निशाने पर इजराइल का बेस था। कत्यूशा रॉकेट की प्रहार से हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के सैन्य ठिकाने को तबाह करने का ऐलान किया है। वहीं इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक को मजबूती से जवाब दिया गया है। ज्यादातर रॉकेट को हवा में ही तबाह कर इजराइल ने आग बुझाने का मिशन भी शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह लड़ाकों के दागे गए रॉकेट रिहायशी बस्तियों में भी फटे हैं। हालांकि किसी भी तरह के जानी या माली नुकसान की खबर अभी तक नहीं आई है, मगर इजराइल का क्रोध लेबनान फ्रंट की जगह गजा में दिखने लगा है। गजा में जलते रॉकेट की आंधी थमने का नाम नहीं ले रही। बारूदी गुबार से ढकी गजा सिटी रह रहकर आग की लपटों में घिरती है, चीख पुकार मचती है और फिर इमारत काला खंडर बनती है। जमीन पर टैंक के गोले जलजला ला रहे हैं।
आसमान से बरस रही मिसाइलें मौत बांट रही हैं। हमास लड़ाके आमने सामने के युद्ध में कहीं टिक नहीं पा रहे, मगर जो युद्ध हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ये जंग उतनी भर नहीं। असल लड़ाई जमीन के नीचे शुरू हो चुकी है। सुरंग में बैठे हमास की खूंखार पलटन भीषण पलटवार कर रही है। अपने बिलों से निकलकर हमास के स्लीपर सोल्जर कैसे कोहराम मचा रहे हैं, उसकी बस एक झलक देखिए। सुरंग से दबे पांव निकलते हैं हमास के बम स्क्वाड। इजराइल की फोर्स को करीब जाकर दहलाते हैं सिनवार के आत्मघाती हमलावर। इस घातक और विध्वंसक हमले का तोड़ अब तक नेतन्याहू की सेना तलाश नहीं पाई है। हमास के अकेले सुरंग वॉरियर्स के मुकाबला करने के लिए इजराइल को कितनी ताकत लगानी पड़ रही है, उसका सबूत ये वीडियो है। مجلس معرفی شده دولت وفاق ملی است. آمریکا که تو رأس این تهدید است. तेहरान में हुई मिडनाइट मीटिंग। ईरान के राष्ट्रपति ने पेश किया युद्ध प्लान। 10 साल जंग लड़ने का बजट तैयार। 15 लाख करोड़ से युद्ध करेगा ईरान। जंग मुहाने पर है। बंदूकें शस्त्रागार से निकल चुकी हैं। तोपें बॉर्डर पर तैनात कर दी गई हैं। बारूद बिछाया जा चुका है। सिपाहियों ने घर अलविदा की चिट्ठी लिख दी है। मतलब माहौल खौल रहा है। ईरान मांग रहा है बदला। बदला इजराइल से, जिसने उसके घर में घुसकर हमास चीफ इस्माइल हानिया के चीथड़े उड़ा दिए, जिसने ईरान के पाले यमन के हूथियों का जीना हराम कर दिया है, जिसने उसके पोषित लेबनान के हिजबुल्लाह के खिलाफ बमबारी की है, और बदला मारे गए उन 40,000 फिलिस्तीनियों का जिसे ईरान बरसों से रसद और रकम देता रहा है। पूरी तैयारी है ईरान की। दिन, हफ्ते, महीने और साल नहीं, ईरान 10 साल तक इजराइल से लड़ने का प्लान तैयार कर चुका है। ईरान के नए राष्ट्रपति को सुनिए और समझिए कि जिस फंडिंग की उन्हें दरकार है वो उसका क्या करने वाले हैं। برای رشد 8% به 200 در حقیقت 22 میلیارد دلار 200 میلیارد دلار مثلا سرمایه گذاری نیاز داریم. بعضیا میگن 250 میلیارد دلار. ولی به هر حال سرمایه گذاری میخواد که اون رشد 8% ایجاد بشه. सुनने में किसी देश को रकम की जरूरत बहुत सामान्य है, लेकिन इसकी टाइमिंग समझिए, जिससे क्लियर हो रहा है कि ईरान इतने पैसों से क्या करने वाला है। इसे समझने के लिए आपको इजराइल और ईरान की सैनिक ताकत के सबसे अहम पहलू को समझना होगा। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के मुताबिक ईरान का रक्षा बजट 9.95 अरब डॉलर यानी करीब 83,000 करोड़ रुपए का है। इजराइल का रक्षा कवच कहे जाने वाले आयरन डोम की लागत करीब 3 लाख करोड़ रुपए है। इस हिसाब से जितना ईरान का रक्षा बजट है, उससे 3 गुना से ज्यादा कीमत सिर्फ इजराइल के आयरन डोम की है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के 2 अफसरों की हत्या के बाद ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलें इजराइल पर दागी थी, लेकिन इनमें से 99% हवा में ही तबाह हो गए, क्योंकि आयरन डोम की सुरक्षा दीवार को तोड़ नहीं पाए। लिहाजा ईरान के सामने बड़ी चुनौती है कि युद्ध छिड़ा तो ईरान इजराइल को कैसे तोड़ेगा। जाहिर है इसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा डायरेक्ट किसी से हथियार के लिए मांगा जाए तो कौन देगा। इसलिए ईरान के राष्ट्रपति ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया है। پولایی که هست رو بخوایم سرمایه گذاری کنیم تازه 100 میلیارد میتونیم سرمایه. پس ما 100 میلیارد دلار به سرمایه گذاری خارجی نیاز داریم برای اینکه به اون 8% برسیم. این چیزی است که باید برمیگرده به ارتباطات ما با خارج و به ایرانیانی که در خارجن و اینکه چگونه میتونیم این تعامل رو با همسایگان و با کشورها داشته باشیم که اون اهدافی که به دنبالشیم محقق بشه.
देश की इकोनॉमी चाहे जितनी मजबूत हो, युद्ध की सूरत में उसका असर सीधा अर्थव्यवस्था पर होता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ईरान की जीडीपी 413.5 अरब डॉलर है, जबकि इजराइल की अर्थव्यवस्था 525 अरब डॉलर से कुछ ज्यादा है। इतने बड़े आर्थिक फर्क के साथ जंग में जाना ईरान के लिए भारी पड़ सकता है, इसलिए ईरान पैसा जुटा रहा है। इतना पैसा कि जंग जब छिड़े तो उसकी इकोनॉमी औंधे मुंह गिरे नहीं, उसे सैनिकों के साजो सामान खरीदने के लिए पैसों का कोई टोटा ना पड़े। अब सवाल है कि ईरान को पैसा देगा कौन? वो भी लाख 2 लाख करोड़ नहीं, बल्कि 15 लाख करोड़। क्या रूस करेगा ईरान को पैसों की मदद? क्या तुर्की से मिलेगा ईरान को पैसा? क्या चीन से आएगा ईरान को युद्ध लड़ने के लिए डॉलर? या उत्तर कोरिया करेगा पैसों की जगह हथियार से ईरान की मदद? इन सवालों का जवाब सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के पास है, या ईरान के राष्ट्रपति के पास, जो ईरान से बाहर गए लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो देश में पैसा निवेश करें। ما ایرانیانی که خارج داریم خیلی هاشون دلشون برای این مملکت میتپد. به هر دلیلی ما اونا رفتند و از ما ناراضی هم. ईरान इस वक्त कई मुश्किलों से जूझ रहा है। आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। तेल का निर्यात ईरान की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, लेकिन ट्रंप ने 2018 में ही ईरान के साथ हुई न्यूक्लियर डील से अमेरिका को बाहर कर लिया था। इस डील को तोड़ने के बाद ट्रंप ने ईरान पर कई नए तेल निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग जैसे प्रतिबंध लगाए थे। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान ईरान करीब 3 लाख बैरल तेल बेच रहा था, जो कि उसके आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए काफी कम था। जो बाइडेन के पद संभालने के बाद ईरान ने अपने तेल निर्यात में लगातार वृद्धि की। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अब ईरान प्रतिदिन 1.5 मिलियन बैरल तेल का निर्यात कर रहा है, जिससे सालाना करीब $30 बिलियन की कमाई करता है। प्रतिबंधों के बावजूद ईरान चोरी से अपना तेल बेचकर जरूरतें पूरी कर रहा है। इस काम में चीन उसका साथ दे रहा है। ईरान के कुल एक्सपोर्ट की 80% हिस्सेदारी चीन में जाती है। चीन ईरान से 15 लाख बैरल तेल हर दिन खरीद रहा है। ईरान के पास अच्छी क्वालिटी का तेल है, लेकिन बैन मुसीबत बना हुआ है। ऐसे में नए राष्ट्रपति की कोशिश है कि परमाणु बम बनाने के जिन आरोपों के चलते बैन लगा है, अमेरिका से उसमें ढील मिले। चीन और रूस जैसे देश इसमें उसका साथ दें, लेकिन ये कहां तक संभव है, ये एक बड़ा सवाल है। और इस बीच ईरान अरब वर्ल्ड में जिस लीडरशिप की चाहत रखता है, वो भी खतरे में पड़ गया है। कारण है इजरायल का ईरान के खिलाफ एक्शन, जिसमें इजरायल का साथी है अमेरिका। अमेरिका ईरान की ताकत से इसलिए भी परेशान है क्योंकि उसका दोस्त इजरायल खतरे में पड़ सकता है। इस बीच ईरान ने मिसाइल शक्ति को लेकर बड़ा दावा किया है। ईरान की मिसाइल शक्ति के बारे में दावा करने वाले ईरानी सैन्य कमांडर का नाम ब्रिगेडियर जनरल अब्बास अजीमी है, जो उत्तर पश्चिम ईरान में सेना वायु रक्षा बल के कमांडर हैं, जिनका कहना है कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें यानी सैम की रेंज के मामले में ईरान शीर्ष 6 देशों में शामिल हो गया है। ईरान हाल के वर्षों में एयर डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए जमकर पैसा लगा रहा है। इसके लिए ईरान ने दूसरे देशों में भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करने की कोशिश की है। ईरान ने इराक, सीरिया, लेबनान और यमन सहित दूसरे समूहों और देशों को भी मिसाइल टेक्नोलॉजी निर्यात की है। ज्यादातर ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों की एयर डिफेंस शक्ति सीमित है, लेकिन हाल के दिनों में वो तेजी से अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए हिजबुल्लाह ने पिछले 10 महीने में कई बड़े इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। ईरान अपने एयर डिफेंस को नए रेडार और दूसरी क्षमताओं से लैस करना चाहता है। कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ मिसाइलों की रेंज से ही शक्तिशाली नहीं बनता है, बल्कि उसमें खतरों का पता लगाने, उसके बारे में जानकारी जुटाने और मिसाइलों का सही लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम रेडार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इन सबके लिए पैसा चाहिए। 1979 से पहले ईरान अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करता था, क्योंकि ईरान के शाह अमेरिका के करीबी सहयोगी थे। उदाहरण के लिए ईरान पुराने अमेरिकी विमानों को उड़ाना आज भी जारी रखे हुए है। इससे ईरान की सेना को सोवियत और पश्चिमी दोनों तरह की तकनीक तक पहुंच बनाने में मदद मिली है। लेकिन इजरायल से मुकाबले के लिए ये तकनीक काफी नहीं है।
ईरान इसीलिए अपनी ड्रोन ताकत बढ़ा रहा है। अमेरिका ये आरोप लगाता रहा है कि ईरान रूस को यूक्रेन के खिलाफ ड्रोन सप्लाई कर रहा है और बदले में रूस ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें दे रहा है। ईरान उन देशों में शुमार है जो इजरायल के अस्तित्व को अरबों की जमीन पर अतिक्रमण मानता है। इसके लिए ईरान इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह, हमास और हूथी विद्रोहियों को हर संभव मदद करता है। मदद करते करते ईरान वहां पहुंच गया है जहां इजरायल से युद्ध छिड़ने की नौबत आ गई है। जबकि ईरान की आर्थिक स्थिति देखें तो ईरान इस युद्ध को झेल पाने की स्थिति में नहीं है। लिहाजा ईरान के राष्ट्रपति पहले पैसा जुटा लेना चाहते हैं ताकि जब युद्ध छिड़े तो मुल्क स्थिर रहे, अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी से नहीं उठे। तेल टैंकर में धमाका, हूथी का खूनी हमला। अगर इजराइल और अमेरिका हूथी लड़ाकों को अनाड़ी और कम खतरनाक समझते हैं तो जरा लाल सागर का ये वीडियो देख लीजिए। हूथी ने ऐसा धमाका किया है कि इजराइल, अमेरिका और ग्रीस के होश उड़ गए हैं। हूथियों के इस हमले की हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए हूथी ने इसी वक्त हमला आखिर क्यों किया है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस वक्त इजरायली सेना गाजा पट्टी, खान यूनुस और रफा में चुन चुन कर हमास के लड़ाकों को मार रही थी, उसी वक्त हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर लेबनान की तरफ से भीषण हमले कर रहा था। जिस वक्त इजराइल हिजबुल्लाह के 40 ठिकानों पर हमला करके उसके आधे से ज्यादा टॉप कमांडर्स को मार रहा था, ठीक उसी वक्त लाल सागर में यमन के हूथी विद्रोही नौसेना मिसाइलों से अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू युद्धपोत पर भीषण हमला कर रहे थे। मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में इस वक्त इजराइल अमेरिका की शह पर कोहराम मचाए हुए है। लेकिन यह भी सच है कि ना तो हमास, ना ही हिजबुल्लाह और ना ही हूथी के लड़ाके हमला करने से चूक रहे हैं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ईरान, जो इजराइल के वजूद को खत्म करने पर आमादा है। हूथी पिछले 10 महीने से लाल सागर में इजराइल, अमेरिका, ग्रीस और पश्चिमी देशों को निशाना बना चुके हैं। हूथी ने फोड़ा 1.5 लाख मीट्रिक टन का बम। हम आपको दिखाते हैं हूथी ने कैसे ग्रीस के तेल टैंकर को धमाके में उड़ाया। खबर के मुताबिक ग्रीस का झंडा लगा हुआ एक तेल टैंकर जैसे ही लाल सागर से गुजरा, हूथी विद्रोहियों ने उस पर ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। खबरों में दावा किया गया कि जिस वक्त तेल टैंकर में हमले के बाद बारूदी धमाका हुआ, उस वक्त तेल टैंकर में कच्चा तेल लबालब भरा हुआ था। ग्रीस के तेल टैंकर में धमाका होते ही आग की लपटें आसमान छूने लगी। हूथी के इस हमले के बारे में और क्या जानकारी मिली है, जरा उसे भी जान लीजिए। खबरों के मुताबिक ग्रीस के तेल टैंकर पर हूथी ने किस तारीख को हमला किया था, इसकी पुष्टि ग्रीस की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन हूथी लड़ाकों ने दावा किया है कि लाल सागर में तेल टैंकर पर हुए हमले का एक वीडियो 22 अगस्त को फिल्माया गया, जबकि इस वीडियो को शुक्रवार यानी 24 अगस्त को हूथी की तरफ से जारी किया गया। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक लाल सागर में ग्रीक ध्वज वाले तेल टैंकर पर 3 बार आग लगी थी, जिसके बाद भयानक धमाका हुआ। यूरोपीय संघ की एजेंसियों की तरफ से यहां तक दावा किया गया कि जिस तेल टैंकर में जोरदार धमाका हुआ है, उसमें 1.5 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल भरा है, जो अब लाल सागर में बहुत बड़ा खतरा बन चुका है।
तेल टैंकर बुरी तरह से तबाह हो चुका है, जबकि एक यूरोपीय युद्धपोत ने तेल टैंकर में मौजूद चालक दल के 25 लोगों को बचा लिया। वहीं हूथी कमांडर ने दावा किया कि हूथी इस तरह के और भी भीषण हमले लाल सागर में करता रहेगा। نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر وخليج عدن. العملية الأولى استهدفت سفينة سونيون النفطية التابعة لشركة تتعامل مع العدو الإسرائيلي، وانتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وقد أصيبت السفينة إصابة دقيقة ومباشرة أثناء إبحارها في البحر الأحمر. हम आपको हूथी से जुड़े 4 वीडियो दिखा रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यमन के हूथी लड़ाके आखिर क्यों इजराइल और अमेरिका के खून के प्यासे हो चुके हैं। पहले वीडियो को जरा गौर से देखिए, जहां हमास चीफ हानिया की तस्वीरों को लेकर हूथी लड़ाके और हानिया समर्थक जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। यमन में हुए इस प्रदर्शन में हजारों हूथी शामिल हुए। हाथों में हमास चीफ हानिया और हिजबुल्लाह के नंबर 2 रहे कमांडर फुआद शुक्र की तस्वीरें लेकर इजराइल से बदला लेने की कस्में खा रहे हैं। और अब आप दूसरी तस्वीर भी देखिए। इसमें हूथी लड़ाके गाजा में फिलिस्तीनियों की मौतों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की तादाद में हूथी AK-47 जैसे हजारों राइफलें और गन्स लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। और अब तक गाजा युद्ध में मारे गए 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को लेकर के यहाँ भयंकर गुस्सा है। यमन की राजधानी सना में हुए इस प्रदर्शन में हूथियों ने हथियारों के साथ जबरदस्त प्रदर्शन किया। تعليقنا على استقبال الكونغرس الملعون نتنياهو قاتل الأطفال والنساء، والموقف الكونغرس في استقباله وتصريحه بأننا نقول له إنما ازددنا عنفوانا وصلابة، والشعب اليمني سوف يحدد نهايات ما بدأتموه، وأننا بإذن الله تعالى سوف نكون خير سند وعون لإخواننا المجاهدين في हूथियों से जुड़ी तीसरी तस्वीर ने तो इजराइल के साथ साथ अमेरिका के भी होश उड़ा दिए हैं। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि हूथी अमेरिका के सबसे खतरनाक MQ-9 ड्रोन के मलबे पर खड़े हैं। हूथी लड़ाकों का दावा है कि उन्होंने अब तक अमेरिका के 4 MQ-9 ड्रोन को मिसाइल हमला करके गिरा दिया है। हूथियों के दावे के बाद से इजराइल तक घबरा गया है। यमन की राजधानी सना में शुक्रवार यानी 23 अगस्त को हूथियों ने ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया है जिसने ईरान तक को हैरान कर दिया। पानी में व्हील चेयर पर बैठा हूथी लड़ाका तक इजराइल और अमेरिका से गाजा और हानिया की हत्या का बदला लेने की कस्में खा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कह दिया है कि वो हूथियों के हर हमले का पूरा समर्थन आखिरी दम तक करेंगे। از مقاومت و همه گروه‌هایی که در محور مقاومت قرار می‌گیرند، همه کشورهایی که در حوزه مقاومت قرار می‌گیرند، یک اصل تغییر ناپذیر هست و ما به این سیاست اصولی خودمون ادامه خواهیم داد. قطعاً حمایت از مردم لبنان، حمایت از مردم فلسطین، مردم مظلوم فلسطین به خصوص در غزه، حمایت از مردم در یمن، حمایت از مردم در هر جای دیگر جهان اسلام به خصوص در حوزه محور مقاومت. हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाके जहां जमीन के जरिए ज्यादा हमले कर रहे हैं, तो वहीं हूथी विद्रोही समंदर के रास्ते हमले कर रहे हैं। और यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन में हूथी ठिकानों पर पिछले 3 से 4 महीने में कई दर्जन भयानक हवाई हमले किए हैं। हूथी विद्रोहियों का आरोप है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर के यमन के करीब 424 ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें कई दर्जन यमन के नागरिक भी मारे गए हैं।
इस तरह का एक इजरायली हमला यमन में हूथी के ठिकानों पर हुआ था। 20 जुलाई को इजराइल ने 2000 किलोमीटर दूर यमन पर हमले किए। उसने पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा दिया। यमन के हूथी विद्रोहियों ने 19 जुलाई को इजराइल के तेल अवीव में ड्रोन से हमला किया था और उसका बदला नेतन्याहू ने खुद अपनी आंखों के सामने लिया। जिस वक्त इजराइल के फाइटर जेट F-35, F-16 यमन के होदेदा पर हमले कर रहे थे, उसकी एक एक लाइव तस्वीर नेतन्याहू लाइव देख रहे थे। जरा देखिए यमन के होदेदा शहर में इजराइल के बेहरम एयर स्ट्राइक से कैसी तबाही मची थी। तस्वीर नंबर 1 देखिए। यमन के होदेदा पोर्ट को इजरायली वायुसेना ने पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया था। दावा किया गया था कि यमन के इसी पोर्ट पर ईरान से हूथी विद्रोहियों के लिए घातक हथियार, ड्रोन और मिसाइलें आती है, जिन्हें इजरायली हमले में बर्बाद कर दिया गया। अब तस्वीर नंबर 2 को देखिए। इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स ने होदेदा शहर में मौजूद एक बड़े पावर स्टेशन पर भयानक हमले किए थे। पावर स्टेशन को मिसाइल और घातक बमों से पूरी तरह तबाह कर दिया गया था। तस्वीर नंबर 3 देखिए, जिसमें होदेदा शहर में मौजूद एक बड़े तेल डिपो पर जबरदस्त हमला इजरायली सेना ने किया था। इजराइल के हमले में तेल डिपो में भयानक आग लगी थी। आग की लपटें 200 से 300 मीटर तक उठती हुई साफ देखी जा सकती है। मौके पर मौजूद सैकड़ों यमन के नागरिक इस बेरहम हमले से हुई तबाही का वीडियो बनाते रहे। מתחילת המלחמה הבהרתי שישראל תפגע בכל מי שיפגע בנו. ולכן מוקדם יותר היום כינסתי את הקבינט המדיני-ביטחוני. ביקשתי ממנו שיתמוך בהחלטה שהבאתי לתקוף את יעדי החות'ים בתימן. הנמל שתקפנו איננו נמל תמים. הוא שימש למטרות צבאיות, הוא שימש כנקודת כניסה לנשק קטלני שסופק לחות'ים על ידי איראן. והם השתמשו בנשק הזה כדי לתקוף את ישראל, לתקוף את מדינות האזור, לתקוף נתיב שייט בינלאומי, נתיב שייט מהחשובים בעולם. यही वजह है कि हूथी विद्रोही 20 जुलाई को यमन पर हुए इजरायली हमले का अब चुन चुन कर बदला ले रहे हैं और इसीलिए हूथियों ने ग्रीस के तेल टैंकर को धमाके से उड़ा दिया है। और अब देखना होगा कि हूथी के हमलों को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल आखिर क्या करते हैं। इकतीस जुलाई 2024, जिस दिन इजराइल ने तेहरान में हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मारा। ठीक उसी दिन इजराइल की कमांडो फोर्स ने हमास के कमांडर याहिया सिनवार को गजा में घेर लिया था। यानी इजराइल का टारगेट था दिन 1, 31 जुलाई 2024, टारगेट 2, हानिया और सिनवार। लेकिन जब इजराइल के कमांडो दक्षिण गजा में उस सुरंग में पहुंचे जहां सिनवार के छुपे होने की खबर थी, तब तक सिनवार भाग चुका था। लेकिन वहां जो मिला उसे देखकर इजराइल की फौज दंग रह गई। इस सुरंग में सिनवार के पास थे 83 करोड़ रुपए। जी हां, 83 करोड़ रुपए उस सुरंग से मिले हैं जहां सिनवार छुपा हुआ था। सिनवार ने सुरंग में अपने पास रखी हुई थी इजरायली करेंसी शेकेल। इसकी कीमत $10 मिलियन बताई जा रही है और भारतीय करेंसी में देखा जाए तो ये 83 करोड़ हो जाते हैं। अब सवाल है कि सिनवार इतनी बड़ी रकम का क्या कर रहा था। सिनवार बहुत चालाक है। वो हमेशा से हमास का बहुत ही सियाना कमांडर माना जाता है। यही वजह है कि अब तक वो जिंदा है और इजराइल की सेना उसे लाख कोशिशों के बावजूद नहीं मार पाई है। इजराइल के इंटेलिजेंस से सिनवार के बारे में बहुत चौंकाने वाली बात पता चली है, जिसकी वजह से गजा में उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है।
सिनवार इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी मोबाइल या सैटेलाइट फोन जैसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं करता। अपने बमबाज दस्तों को मैसेज पहुंचाने के लिए वो ह्यूमन कुरियर सिस्टम यानी हमास के लड़ाकों को ऑर्डर देता है। लेकिन सिनवार जहां भी है, जैसा भी है, उसके सिर पर अब ऐसी जिम्मेदारी डाल दी गई है जो हमास का कोई और कमांडर उठाना नहीं चाहता था। एक तरह से याहिया सिनवार को ग्रेनेड का ताज पहना दिया गया है। इस ताज को पहनने का मतलब है कि सिनवार को मौत की दावत मिल चुकी है। सिनवार के ताज में सभी ग्रेनेड एक्टिव हैं। ये ग्रेनेड कब फटेंगे इसका फैसला इजराइल करेगा, क्योंकि हानिया की हत्या के बाद अब इजराइल का अगला टारगेट याहिया सिनवार ही है। सवाल है कि ग्रेनेड का ताज या कहें कि सिनवार को कफन पहनाकर हमास ने अपनी नई लीडरशिप को तैयार करने से पहले ही उसके खत्म होने का ऐलान कर दिया है। इजराइल की स्पेशल फोर्स का पूरा फोकस अब याहिया सिनवार पर है। वो गजा का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद याहिया सिनवार ही लाइमलाइट में है, इसीलिए गजा में उन सुरंगों को तलाशा जा रहा है जहां सिनवार के छुपे होने की खबर मिल रही है। इजराइल की फोर्स 24 घंटे इसी मिशन पर लगी हुई है। वो हानिया के बाद अब किसी भी हालत में सिनवार को मौत के घाट उतारना चाहती है। इजराइल की सेना बता रही है कि सिनवार का अगला ठिकाना वही होगा जहां इस वक्त मोहम्मद दाइफ है, जहां इस्माइल हानिया को पहुंचाया जा चुका है। यानी इजराइल ने एक नई कब्र तैयार कर ली है जिसे सिनवार के नाम बुक कर दिया गया है। दाइफ और हानिया के बाद तीसरी कब्र में सिनवार को पहुंचाने की तैयारी है। यानी हमास की लीडरशिप को खत्म करने का पूरा प्लान तैयार है। Sinwar is an archi-terrorist responsible for one of the most horrible terror acts in history, the 7th of October. There is only one place for Yahya Sinwar. It's next to Muhammad Deif, next to Randur, next to Ayman Nofel, next to all the terrorists that were responsible for the 7th of October. This is the only place we are planning for Yahya Sinwar. इस वक्त याहिया सिनवार हमास की कई खतरनाक हमलावर टोलियों की कमान संभाल रहा है। इनमें हमास की खोपड़ी हंटर फोर्स सबसे खतरनाक है, जिसने नेतन्याहू की फौज को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमास का खोपड़ी हंटर गाजा में एक गोली से 2 इजरायली सैनिकों को मार चुका है। इजराइल के 2 सैनिक साथ बैठे हैं, तभी हमास का खोपड़ी हंटर गोली चलाता है और फिर एक नहीं 2 लाशें गिरती हैं। हमास का खोपड़ी हंटर ऐसा ही एक और हमला कर चुका है। वो 600 मीटर दूरी पर मौजूद इजरायली सैनिकों के झुंड पर एक गोली चलाता है। पहले आगे खड़ा हुआ इजरायली सैनिक गिरता है और फिर उसके पीछे खड़ा हुआ सैनिक लड़खड़ा कर गिर जाता है। इसके बाद इजरायली प्लाटून में अफरा तफरी मच जाती है। हमास का खोपड़ी हंटर फिर गोली चलाता है और तीसरे सैनिक को भी खत्म कर देता है। ऐसे ही एक हमले में हमास ने इस इजरायली टैंक कमांडर को मार डाला। इजराइल का एक और टैंक कमांडर हाथ उठाकर इशारा कर रहा था, तभी उस पर भी हमला होता है और वो गिर जाता है। हमास के खोपड़ी हंटर गाजा में मौजूद इजरायली सैनिकों पर चारों तरफ से हमला कर रहे हैं। यहां एक सैनिक पीछे से हुए हमले से मारा जाता है। ऐसे ही हमलों को तेज करने के लिए हमास ने याहिया सिनवार को अपना नया कमांडर बनाया है, लेकिन ये फैसला लेने में उसे 5 दिन लग गए। तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या 31 जुलाई को हुई और याहिया सिनवार को 6 अगस्त को हमास पोलित ब्यूरो का नया चीफ बना दिया गया। इन 5 दिनों में गाजा की सुरंगों से इजरायली सेना के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहे। सिनवार को बार बार बताया जाता रहा है कि अब हमास की कमान उसके हाथों में दी जा सकती है। हानिया के बाद हमास के पास उससे बेहतर कमांडर और कोई नहीं है। regard to Mr. Sinwar, he has been and remains the primary decider when it comes to concluding a ceasefire, and so I think this only underscores the fact that it is really on him to decide whether to move forward with a ceasefire that manifestly will help so many Palestinians in desperate need, women, children, men, who are caught in the crossfire of Hamas's making at Gaza. अमेरिका ने कहा है कि सीजफायर का फैसला करना अब सिनवार के हाथों में है,
जबकि सच ये है कि उसे तो ग्रेनेड का ताज पहना दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि याहिया सिनवार को ग्रेनेड वाला ताज या कहें कि उसे कफन इसलिए पहनाया गया क्योंकि हमास के बाकी लीडर्स ने हानिया की मौत के बाद ये पद संभालना सही नहीं समझा, या फिर उन्हें भी एहसास हो गया कि इजराइल का अगला टारगेट वो होंगे, इसलिए बेहतर है कि ग्रेनेड वाला ताज सिनवार को पहना दिया जाए और ऐसे ही उसे हमास का नया चीफ नियुक्त कर दिया गया। जब सिनवार गाजा की सुरंगों से ऑपरेशन कर रहा था तभी तेहरान से खबर आई कि हानिया की मौत एक धमाके में हो चुकी है। यह ऐसा हमला था जिससे ईरान के कई पावर सेंटर बुरी तरह हिल गए। हानिया की हत्या तेहरान में हुई और सदमा सबसे ज्यादा ईरान से जुड़ी उन ताकतों को लगा जो ईरान से बाहर है। गाजा में हमास बुरी तरह हिल चुका है। हाल यह है कि जब से हानिया की मौत की खबर गाजा में फैली है, वहां की सुरंगों में छुपा याहिया सिनवार रोज दहाड़े मारकर रोता है। अपने बॉस इस्माइल हानिया को याद करके सुरंग में मौजूद हमास का नया कमांडर याहिया सिनवार बहुत बेचैन हो जाता है। उसे पता चल गया है कि अगला नंबर उसका है। इजराइल अब सिनवार को भी नहीं छोड़ेगा। इस बात का एहसास पूरे हमास को हो गया है। क्या हानिया के मरने से गजा में हमास की भी मौत पक्की है या उसकी लड़ाई जारी रहेगी? गजा के अलावा दूसरा मोर्चा लेबनान बॉर्डर है, जहां हिजबुल्लाह बेरूत में इजरायली हमले के बावजूद लगातार आक्रामक है। लेकिन हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुकर की मौत से डबल झटका नसरल्लाह को भी लगा है। बेरूत के दहिया इलाके में अपने हेडक्वार्टर के तहखाने में बैठा हसन नसरल्लाह अपने कमांडरों के साथ लगातार मीटिंग कर रहा है। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में न सिर्फ हानिया का मातम मनाया जा रहा है, बल्कि हिजबुल्लाह अपने कमांडर फवाद शुक्र को भी बहुत मिस कर रहा है। गाजा में हमास की ताकत उसकी लीडरशिप में रही है। हानिया गाजा में नहीं रहता था, लेकिन उसको मार डाला गया। अब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को भी मालूम है कि इजराइल को उसकी बेसब्री से तलाश है। بعد اغتيال الشهيد القائد سيد فؤاد حزب الله أيضا يرى نفسه ملزما بالرد، وإيران سترد وحزب الله سيرد، والعدو ينتظر ويترقب ويحسب كل صيحة عليه يحسبها هي الرد। हमलों की वजह से गजा और इजराइल युद्ध और तेज होता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि कई फ्रंट एक्टिव हैं और हर फ्रंट पर एक नई जंग शुरू होने वाला बारूद मौजूद है। हिजबुल्लाह ने टारगेट सेट कर लिए हैं। हिजबुल्लाह के 10,000 रॉकेट वाली सुनामी किसी भी वक्त लॉन्च की जा सकती है। 10,000 रॉकेट को 10 मिनट में दागने का प्लान है। 10,000 रॉकेट से इजराइल के 10 मिलिट्री बेस को तबाह करने की तैयारी है। 10,000 रॉकेट से इजराइल को 10 साल का सदमा देना चाहता है हिजबुल्लाह। लेबनान और इजराइल के बीच ताजा हमलों के बाद युद्ध पक्का माना जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के टारगेट पर अब इजराइल के ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिसकी नेतन्याहू को उम्मीद भी नहीं थी। इजराइल के जिन मिलिट्री बेस को खतरा है उनके बारे में जानने से पहले देखिए हिजबुल्लाह का रॉकेट गोदाम, जो हमारे